अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि वीकेंड है जनाब। और वीकेंड की जो वाइब्स होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। अच्छा, ये वाला जो वीकेंड है ना, वो कुछ स्पेशल है। वो इसलिए कि हमेशा ये होता है कि यूजुअली हम पूरा जो है हफ्ता काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली आपको तो पता ही है कि जब पूरा हफ्ता काम करके फ्राइडे के बाद से जब आप अपना स्केड्यूल मेंटेन करते हैं वीकेंड का, तो उसमें आपकी कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन ये वीकेंड स्पेशल है, क्योंकि ये वीकेंड इसलिए स्पेशल है कि ये वीकेंड एक ऐसे इवेंट के बाद आ रहा है जिस इवेंट में पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो है वो जज्बे के साथ इस पूरे हफ्ते को गुजारा और अपनी अफवाज को जो है वो सलाम पेश किया और प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। तो आज भी इस वीकेंड पर इस तरह की खास कर एक्टिविटीज़ होंगी। और बल्कि अभी तो जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सरकारी सतह पर गुज़िश्ता 3 दिन से जो है यौम तशक्कुर मनाया गया, मार्का हक के नाम से जो है उस इवेंट को जो है मेंशन किया गया। वहीं पर आज अब फैमिलीज़ का दिन है। आज वो दिन है जब आप अपने प्यारों के साथ बैठेंगे। आज वो दिन है जब आप जो है वो अपने गेस्ट के साथ बैठेंगे। आप कहीं जाने का प्लान बना रहे होंगे या लोग कहीं आने का प्लान बना रहे होंगे, बट जो सेंटर ऑफ फोकस है, यानी जो एक कहते हैं ना कि टेबल टॉक है, वो यही होगी कि जी इंडिया के साथ क्या हुआ। तो जनाब, आज जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं कि उनको वीकेंड पे जाना है, आउटडोर जाना है, डिनर पर जाना है, तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ट्रैफिक जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा जैम है। तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है कि टाइम से निकल जाएं, ताकि आपको जिस जगह पर पहुंचना है तो आपकी जो टाइमिंग्स है वो एटलीस्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएं। आगे पीछे ना हो, गेस्ट आपके वेट कर रहे हों या आप किसी का वेट कर रहे हों, कोई आप क्या नहीं पहुँच पा रहा हो या आप किसी के पास नहीं जा पा रहे हो। तो आपने टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर रखनी है और सैटरडे वाले दिन आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये ओवरऑल पूरा जो सिनेरियो बना, ओवरऑल हमने देखा कि इस पूरे 10th मई से लेके और अब तक जो भी एक्टिविटीज़ हुई, जो भी इंडिया को शिकस्त हुई, मुँह की खाना पड़ी, उसके तनाजुर में हमने आपके साथ में जो है वो सारी ख़बरें, सारे तज्ज़िये, सारी चीज़ें आपके सामने रखी। लेकिन एक चीज़ आज मैंने बड़ी गौर की जब मैं वापस आ रही थी, यानी कि ऑफ़िस के लिए आ रही थी और घर से निकली थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की और मैंने पूछा अहमद को। मैंने कहा, अहमद ये तो मैंने पहले नहीं देखा था। उसने कहा, हाँ, ये जब से ये इंडिया ने हमारे मुल्क में ये हरकत की है ना, तब से मैंने ये देखा। मैंने देखा कि शाहराह फैसल पर थोड़ी थोड़ी दूर जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था और इतने खूबसूरत लग रहे थे वो फ्लैग्स लगे हुए। और मुझे बिल्कुल ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने पहली दफ़ा ऐसे देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था। मैंने पहली दफ़ा ऐसे देखा कि वहाँ पर कोई और फ्लैग नहीं था। वो पूरी जो शाहराह फैसल है वहाँ पर मैंने देखा कि जो पाकिस्तान के फ्लैग्स थे वो लगे हुए थे। और इतनी खुशी हुई ये देखकर कि देखिए जी, दुनिया हमारे बारे में क्या बातें करती है, लेकिन हमने जो है इस जो इंडिया ने जहारियत की हमारे मुल्क में, उसके बाद ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी से कम नहीं है। तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहें, इसी तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो अपने मुल्क में रहें। और जनाब, जो हमारी दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसका जिक्र करते हैं। अब जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसमें यह है कि स्कूल, कॉलेजेस और अपने अपने तौर पर जो सेमिनार मुनक्किद करते हैं या प्राइवेट जगहों पर जिस तरीके से लोग जो है जो अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, उसमें भी आज होंगी यही बातें। तो ये तो हो गई जनाब वीकेंड वाइब। और वीकेंड वाइब्स जो होती है ना वो इस तरह की होती है कि जी कल संडे हमने क्या पकाना है, और फिर इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्लान करते हैं। बट मेक श्योर संडे को जो है ना आपने पूरा दिन अच्छे से गुजारना है। तो अभी आपने घर जाके जब आप लोग अपना अपना वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे, उससे पहले वो वाली टिप आपने नहीं भूलनी है जो मैं आपको हमेशा देती हूँ कि जैसे ही आप घर जाएँ वैसे ही 1 से 1.5 घंटा निकाल के मंडे वाला जो काम है ना वो पहले प्लान कर लें, ताकि आप लेट इवनिंग संडे की, सैटरडे की एंजॉय कर सकें, संडे का पूरा दिन एंजॉय कर सकें। और संडे वाले दिन जो है वो इवनिंग में आपको ये टेंशन नहीं हो कि जी काम पेंडिंग है और मंडे है और मंडे को जाना है। तो पहले से ही आपने जो है वो शार्पली करना है ये काम कि अपना स्केड्यूल मेंटेन कर लेना है और सैटरडे को मंडे का काम आपने जो है वो उसको रैप अप कर लेना है। अच्छा, अब सिटी अपडेट्स जो है वो शामिल करते हो। सिटी अपडेट्स में सबसे पहले जो है ग्रॉसरी कर ली आप लोगों ने, अभी नहीं की होगी, अभी नहीं गए होंगे, तो ये रेट सुनते जाइए जी। दाल माश के जो रेट है वो क्या है? दाल माश के प्राइस हैं 405। जी हाँ, जो हमारी दाल माश है जो मेरी फेवरेट है, अब फेवरेट बन गई है मेरी, इसके प्राइस है जी 405। और इसके अलावा जो है जो मूंग की दाल है उसके जो प्राइस हैं वो हैं 310। इसके अलावा जो मसूर की दाल है वो है जी 250। और इसके अलावा जो दाल चना है उसके प्राइस हैं 340। इसके अलावा जो काबली चना है उसके जो प्राइस हैं वो है 310। तो जनाब ये प्राइसेस हैं। अब मटन जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। मटन जो है वो 2000 रुपये का है। अच्छा जी, इसके अलावा अंडे जो हैं वो 260 रुपये दर्जन हैं। इसके अलावा चिकन जो है वो 650 रुपये की है। और जो बीफ है बछिया यानी कि वो है जी 1150।
अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं हम कि आगे हमारे पास सिटी अपडेट्स क्या हैं। अच्छा जी, सिटी अपडेट्स में हमारे पास है गोल्ड प्राइजेस। तो गोल्ड की जो प्राइजेस हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। गोल्ड की प्राइजेस हैं उसमें क्या है जी कि आलमी मार्केट में जो सोना है वो क्या हो गया है, महंगा होकर $3,177 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। मतलब दिस इज़ इट, दिस इज़ अनबिलीवेबल कि सोना जो है वो महंगा होकर इस कीमत पर पहुंच गया है। 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 3,36,100 रुपये का हो गया है जी। अच्छा जी, और 10 ग्राम सोना जो है वो 772 रुपये महंगा होकर 2,88,151 रुपये का हो गया है। इसके अलावा 1 तोला चांदी जो है वो 3,377 रुपये पर बरकरार है। तो ये तो हो गए जी सोने के रेट्स। इसके बाद अभी जो सेल्स लगी हुई हैं, सेल में क्या क्या है, सेल में सबसे पहले खाड़ी का आप रुख कर सकते हैं आज, और वीकेंड भी है तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू कि आप जो है वो खाड़ी का रुख करेंगे तो आपको खाड़ी पे मिलेंगी जी 70% ऑफ। इसके अलावा गुल अहमद जो है वो आपको 70% ऑफ मिलेगी। लाइमलाइट पे जो है वो आपको 40% ऑफ होगा, और जे डॉट पे तो क्या बात है जी, 25 to 40% जो है वो आपको ऑफ मिल सकता है। और ये सेल्स हैं जिसके प्राइसेस मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए सेल्स, ये तो होगी आपकी वीकेंड की जितनी भी एक्टिविटी है। अगर आप शॉपिंग जाना चाहते हैं तो आपको हमने बता दिया कि जी ये प्राइजेस हैं और इस तरीके से जो आप मेंटेन कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब खबरों में क्या चल रहा है, खबरों में गुज़श्ता रोज़ से अब तक वही तमाम तर जो है वो खबरें हैं जो हमने आपके साथ कल भी शेयर की, लेकिन आज उन खबरों में क्या डेवलपमेंट है उस हवाले से होगी बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी टिप जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, और यह है शुमाइला का टोटका। अच्छा जी, शुमाइला हमें बताती हैं कि अगर आपने अपने बाल लंबे, घने और स्याह और चमकदार करने हो तो उसके लिए टोटका ये है कि आप अंडा लें और फिर आप दही लें और उसके अंदर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लें और फिर उसको आप अपने बालों पे अप्लाई करें और 15 मिनट तक वो आप लगे रहने दें। उसके बाद आप जब बाल वॉश करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो घने भी होंगे, आपके बालों में जो है उसकी रूट्स भी जो है वो फाइन होंगी और आपके बाल बेहतर भी हो जाएंगे। तो लंबे, घने और स्याह चमकदार बालों का राज है ये। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे आपके साथ में शेयर टॉप स्टोरीज। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब जो टॉप स्टोरीज हैं वो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है इस वक्त करस्पॉन्डेंट, सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और खुश भी हूँ। अच्छा, खुश भी हैं भाई, हर पाकिस्तानी ही खुश है और वैसे तो आज खुशी डबल हो जाती है क्योंकि आज वीकेंड जो है। अच्छा जी, ये बताएं कि जो हकीकी खुशी है ना वो किस बात की है? देखिए, वीकेंड तो होता ही है, हाँ। लेकिन जो अगर सच पूछें हाँ। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा चेहरा जो है वो मुल्क का जो चेहरा है, हाँ। उसकी जो सालमियत है, उसकी खित्ते की सलामती है, उस पर हम सुरखरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसपे मैं समझता हूँ गुज़िश्ता रोज़ हमने यौम तशक्कुर और मार्का हक का दिन मनाया। हाँ। और जिसमें मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तान के अवाम ने, हाँ। उसमें तालिब इल्म, छोटे स्कूलों के तलबा, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म, हाँ। तलबा और तालिबात, फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर, समाजी, सियासी तमाम रहनुमाओं ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मैं समझता हूँ हर वो मकतबा फ़िक्र जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, हाँ वो किसी भी सतह की नौइयत का उसका ताल्लुक़ हो, मज़दूर है, सियासी लीडर है, फिर मुल्की सतह पे वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल यौम तशक्कुर का ऐलान किया था। उसको पूरे पाकिस्तान के अवाम ने इस वालियाना अंदाज से उसका इस्तकबाल किया है और उसको जोशो खरोश से मनाया है कि दुश्मन के दांत मज़ीद खट्टे हो गए। हाँ, बिल्कुल सही। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मज़ार कायद पर भी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान डिसूरी भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने फिर मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी और फिर फूलों की चादर रखी। उसके बाद जो है वो कोर कमांडर कराची वो भी तशरीफ़ लाया, उन्होंने भी मज़ार पर फातिहा की और फूलों की चादर रखी। उसके अलावा फिर वहाँ पर जो नेवी का जो स्क्वाड है उसने फ्लाई पास पेश किया। तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई, मैं समझता हूँ ऐसा कस्बा नहीं था, कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा देहात नहीं था जहाँ पर जो है वो ये इज़हार तशक्कुर की छोटी तकरीब मुनक्किद ना हुई हो, बड़ी तकरीब मुनक्किद ना हुई हो। पूरे पाकिस्तान के अवाम कल खुशी का इज़हार था और दुश्मन को ये बता रहे थे कि हम एक कौम हैं और मुल्क की दिफा के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करें। बेशक हम सियासी तरह से जो है वो हो सकता तकसीम हुए हों, मजहबी हवाले से किसी फ़िरके में तकसीम हुए हों, लेकिन जो मुल्की सालमियत का मामला जब आएगा और इसकी नामूस का मामला जब आएगा
तो हम एक ज़ुबान हैं, यकजहत हैं और एक ज़ुबान होकर मुल्क की दिफा के साथ जो है वो शाना बशाना होकर खड़ेंगे। और सब ने सबा साहिबा कल जो है वो जो हमारे सिपह सलार हैं हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया, उनकी कायदाना सलाहियतों पर, उनकी दिफाई सलाहियतों पर, उनके जो एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है उस पर उसको काबिल सताइश करार दिया और शहदा को, गाजियों को ट्रिब्यूट पेश किया। गवर्नर हाउस में तकरीब हुई, वज़ीर आला सिंध ने जो पाकिस्तान जो सिंध सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर सब ज़िलाली परचम लहराया। तो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स खुशी से झूम रहा था और दुश्मन को बता रहा था कि अब दोबारा मेरी आँख मत उठाना हमारे मुल्क पे, वरना इससे ज़्यादा मौसर जवाब हम देंगे, इससे ज़्यादा मौसर जो है वो जवाब देंगे। अच्छा जी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के हालात हैं और इंडिया में इस वक्त जो सिचुएशन है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग सोच सोच के ना पागल हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। और उनका जो ब्लड प्रेशर है ना वो होता जा रहा है हाई तो हाई तो हाई। और आप देखें कि उनके वहाँ से जिस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं उनके एंकर, और जिस तरह से इंडिया से जो कहना चाहिए ना कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट आ रहा है, और मैं कहती हूँ कि वाकई में किसी कौम के लिए ये कितनी बड़ी एक तरह की जो है वो शर्मिंदगी वाली बात होगी इंडिया में कि उनके जो चीफ्स बैठे हुए थे उनके पास उनके सवालों के जवाबात भी नहीं थे। मतलब हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन लोगों के पास जो है सवालों के जवाब भी नहीं थे। जब उनके सहाफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे कि हमें ये बताएं, तो उन्होंने कहा कि जी जंग में तो लॉस होता ही है। तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे जवाब देंगे तो इंडियन अवाम का बीपी तो हाई होगा ही। और आज दुनिया भर में जो है वो ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो अब जाहिर सी बात है इंडिया वालों के जो ब्लड प्रेशर है वो तो है ही हाई। तो इस हवाले से पहले हम इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखते हैं, इस पर भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। हैवन नौजवान नस्ल में हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का बढ़ता रुझान, सादा तर्ज जिंदगी, बुलंद फशारे खून के मर्ज से बचाव में अहम हथियार। दुनिया भर की तरह मुल्क भर में भी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, इलाज व परहेज और उसके तदारुक से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक हर 3 में से एक फर्द हाइपरटेंशन का शिकार है। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की डॉक्टर निदा इमरान का कहना था कि हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल के नाम से जाना जाता है। इसके बायस सेहत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है, जिसमें फालिज, हार्ट अटैक, गुर्दे की खराबी समेत दीगर बीमारियां भी शामिल हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर को एक खामोश कातिल कहा जाता है और दिन ब दिन इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ख़ास तौर से यंग पेशेंट्स में, नौजवान लोगों में बहुत ज़्यादा इसके बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है और उसमें ख़ास तौर से अनकंट्रोल बहुत आते हैं और बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दुनिया भर में सालाना 1 लाख से जायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में 2 करोड़ से जायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर निदा इमरान का कहना था कि नौजवान नस्ल भी ब्लड प्रेशर का शिकार हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए अवाम में आगाही जरूरी है। हम वॉक नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम बस बैठ के खाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा तेल और नमक वाली चीज़ें जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज ये ख़ास तौर से 17 मई इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ताकि लोगों को हम आगाही दे सकें कि वो सेहतमंद खाना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं, एक्सरसाइज करें और मुतवाज़न ग़िज़ा लें और अपनी सेहत का ख़ास तौर से ख्याल रखें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके ही मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। तो जनाब आपने देखा कि इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट है और एक मुफस्सिल तरीन रिपोर्ट जो है जिसको कहना चाहिए ना एक्सप्लेन उन्होंने पूरा प्रॉपर किया है कि जी ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा तो होता जा रहा है। और डॉक्टर साहब यही बता रही हैं कि आए दिन जो है इस तरह के जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं कंप्लेन लेकर। अच्छा, अब आप जो सेहत के मामला देख रहे हैं, ठीक है, अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें ना तो वहाँ तो इसके जो पेशेंट्स होंगे वो ज़्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि लोग वाकई वहाँ पर जो है वो गहरे सदमे से दो चार हैं। और मेरे ख्याल में जो उनके जो मोदी साहब हैं उनका जी ब्लड प्रेशर है ना वो भी शायद रोज़ाना अप डाउन होता होगा, तो आज इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हम ये कहेंगे कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अप डाउन ना हो, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने करना ये है कि जब आप अपना सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहले सारी टेंशन्स छोड़ के, जो भी आप दुआएं वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़ लें, लेकिन सारी टेंशन्स छोड़ के जो है आपने मुस्कुराना है। व्हेन यू स्माइल ना, जब आप मुस्कुराते हैं सुबह सो के उठ के, तो ट्रस्ट मी आपका जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है ना वो रिलीज़ होता है और उसके बाद आपको ये पता होता है कि मैंने पूरा दिन
ऐसे मुस्कुराना है। और जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं या थेरेपी करते हैं तो इससे आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो काफ़ी जो है उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। एंड सेकंड ये होता है कि आपको ये आपके जो मसल्स होते हैं जो एकदम स्टक हुए हुए होते हैं रात भर, उनको भी एक्सरसाइज मिलती है। तो ये एक तरह का आपका मेंटल मैसेज भी होता है और आपको थ्रू आउट द डे आप खुद अपने आप को भी एक मैसेज देते हैं कि वट एवर हैपन्स इन अ डे कीप स्माइलिंग। उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो इसकी कई सारी जो है वो थेरेपीज़ होती हैं और इसकी कितनी भी थेरेपीज़ अगर आप दुनिया में इसको अपसाइड डाउन भी कर लें, कुछ भी कर लें, तो एक ही वर्ड आता है जी, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने जो है वो गुस्से से इज्तनाब करना है। क्योंकि जब आप गुस्से की हालत में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित होता है, उनकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होता है, जो कि उनको जो है हार्ट रेट जो है, यानी जो हार्ट रेट है उसके लिए प्रॉब्लम करता है। बहुत सारे लोगों को गुस्से में टैकीकार्डिया हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो आपने गुस्सा अवॉइड करना है, आपने स्ट्रेस अवॉइड करना है और कोई भी सिचुएशन है उसको आपने कूल और काम होकर सोचना है। मुझ समेत बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे ही है। गुस्से पे कंट्रोल जी। नहीं कर पाते, लेकिन अब जो कर पाते हैं ना, मैं कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं और वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए ना कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करना अपने आप में एक ना जिहाद करने के मुतरादिफ है कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लें। बिल्कुल सवा साहब आपने मजा फरमाया। देखें गुज़िश्ता वीक हमने हाँ, दुश्मन का ब्लड प्रेशर बड़ा हाई कर दिया हाई था। कर दिया था, ठीक बिल्कुल। है। हाँ, और वो आज अब तक तक कंट्रोल भी नहीं हो रहा उनका। गुजरात की खूनी का जो ब्लड प्रेशर है हाँ। वो डाउन नहीं हो रहा है। और तमाम अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद हाँ। ना वो रात को सो पा रहे हैं हाँ। और ना दिन को जो है वो किसी से बात कर पा रहे हैं। दिन को तारे नजर आए हैं उनको। हाँ। और हमने उनका पूरे उनकी जो अफवाज है उनकी, उन सब का हमने ब्लड प्रेशर जो है वो बुलंद कर दिया और वो अब लो होने का नाम नहीं ले रहा। हाँ। अच्छा, इसी तरह जब दूसरी साइड पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने रिपोर्ट जो देखी है कि आजकल जो यंग जनरेशन है और बहुत अर्ली एजेस के लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ता है। हाँ। उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि वो लोग अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको तब्दील नहीं करते। देखें, तब्दील नहीं एक करते, अल्लाह के हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह का माफ़ फरमाए, जी, कि बुरी कल उम्मती फी बकूरी हा, हाँ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत है उसकी जो खैर है, बरकत है, उसका फजल है, वो सवेरे में है। सवेरे जब में, आप सुबह उठने में। जब हाँ, आप सनराइज से थोड़ा सा पहले उठते हैं हाँ। तो आपका जिस्म मज़ीद तवाना होता है। हाँ। फिर उसके बाद आप नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और फिर वॉक करते हैं। और फिर दूसरा एक और जो आजकल हमारे अंदर मौजूद जो नौजवानों में मैं चीज़ जो जायज़ा जिसका लेता हूँ वो ये है कि हमारे अंदर एक तजब्जुब है, इंतशार है कि मैं कब इतनी तरक्की कर सकूँ, कब इतनी अर्निंग कर सकूँ। देखें, ये सब चीज़ें, उसका हर एक चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है कि आपको कब कितने रिस्क मिलना है, कब आपके पास कितनी दौलत आनी है, ये सब एक तयशुदा बात है। जब जो चीज़ तयशुदा है तो उस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत जब आप ये चीज़ तय कर लेंगे कि मेरा जो हिस्से का रिस्क है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैंने अपनी जो जिद्दोजहद है ज़िंदगी की, अपनी इल्मी और जो मुआशी जिद्दोजहद है वो नॉर्मल अंदाज से करनी है, तो मैं समझता हूँ फिर आपके अंदर वो जो इंतशार की बिल्कुल, मैं कैफियत ये है। सोचती हूँ कि लोग जब दूसरों से जेलस होते हैं या अपना कंपैरिजन जो है वो कर रहे होते हैं, मतलब दिस इज़ फॉर ऑल, हम सब के लिए ही है ना ये, कि जब आप दूसरों से जेलस हो रहे हैं भाई और आपको ये लग रहा है कि जी आपसे ज़्यादा तरक्की कर ली है, फ़लाँ ने आपसे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है, तो आप फिर उस टाइम ये क्यों सोचते हैं कि जी फ़लाँ जो है वो $1 मिलियन कमा रहा है, उस आपका फ़लाँ जो फ्रेंड है उसने जो है वो आपसे बहुत आगे निकल गया है। आप अपने पीछे क्यों नहीं देखते? आप अपने से जो नीचे लोग हैं उनको क्यों नहीं देखते? वो भी तो हैं। सबसे बेहतरीन इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का या इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन जो कहना चाहिए ना मेथड है, सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि आप कैसे अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, वो ये है कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस करें और दूसरे की स्ट्रगल को भी जो है ना वो आप उसके बारे में जांचना शुरू करें कि अगर कोई आपसे आगे है उसकी रीज़न क्या है, उसकी मेहनत क्या है, उसने कितना टाइम लगाया है, अगर वो इस जगह पर मौजूद है तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर तो आपको उसका जवाब पॉजिटिव मिलता है और आपको लगता है कि नहीं उसने बहुत मेहनत की है, नहीं उसने वाकई इस काम के लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है, नहीं उसने बहुत ज़्यादा ख्वारी भुगती है, नहीं उसने बहुत ज़्यादा सीखा है, तो फिर मेरे ख़्याल में आपका कॉम्प्लेक्स, आपका एहसास कमतरी ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पहले उतनी मेहनत करनी चाहिए। यानी अगर आप किसी को बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं, आप किसी को बड़े बैंगलों में रहते हुए देखते हैं, तो सडन जलने से पहले पता कर लिया करें कि ये घर बनाने में,
वो गाड़ी लेने में, या वो सारी ज़िंदगी की जो उसने चीज़ें जमा की हैं, या वो महंगा फ़ोन लेके बैठा है, या वो बहुत सारी ज्वेलरी पहन के बैठा है, या वो बहुत काबिल है, तो इन सब चीज़ों के पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी मेहनत क्या है? क्या उसने ओवर द नाइट बना लिया ये चीज़ें, या उसने बड़ी मेहनत की है? और जब आपको जवाब पॉजिटिव मिले और आपको पता चले कि हाँ उसने बहुत मेहनत की है, तो फिर आप भी वहीं से मेहनत करना शुरू करें। मुकाबला मेहनत का होता है, मुकाबला पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। यकीन करें, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। कर पाएंगे तो आप मेहनत कर पाएंगे, वरना तो आप जलना बंद कर देंगे। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो जनाब खुर्शीद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और खुर्शीद भाई जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो चला पिछले वीक, जो हमने देखा कि 10 मई से लेके अब तक जो है, जैसे इंडिया शॉक से बाहर नहीं आ रहा, पाकिस्तानी खुशी से बाहर नहीं आ रहे। वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से हम भूल जाएं क्या हुआ, हम ये कहते हैं हम कभी ना भूलेंगे क्या हुआ। तो ये जो दोनों कंपैरिजन्स है ना, ये बड़े ज़बरदस्त और अमेजिंग से कंपैरिजन है। ये बताएं, हमने बहुत सारी बातें तो की कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस हवाले से ये बात की, या हमारे जो चीफ्स थे उन्होंने ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया, हमारे सियासतदानों ने ये बातें की, हमारे स्टूडेंट्स ने सब ने ये बातें की। आज मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके घर में क्या बातें हो रही थी, आपके घर में लोग किस तरीके की बातें कर रहे थे जब आप घर जाते थे? मैं फिर अपना बताती हूँ कि मेरे घर में क्या क्या बातें होती थी, लेकिन एक होता है ना कि फैमिली से क्या आवाज़ें थी और फैमिली वाले कितने जो है वो जज्बे से सरशार थे, क्या कुछ हो रहा था, ज़रा बताएं। जब पहला अटैक हुआ हाँ। जिस दिन रात भावलपुर में, तो हमारे हमजुल्फ रहते हैं वहाँ पे जी, तो उनका फ़ोन आया रात को। सही। अब मेरी नॉलेज में भी नहीं था, मैं सोया हुआ था। हाँ तो फ़ोन किया कि भाई आपके यहाँ सब खैरियत है? हाँ कि हमारे यहाँ तो इस तरह से ब्लैकआउट हो गया और कोई धमाका किया इंडिया ने। मैं कहा अच्छा, मैं चेक करता हूँ। मैंने चेक किया तो यकीन तो वहाँ मस्जिदों को निशाना बनाया गया था। हाँ तो लेकिन वो जो जज्बा था उस वक्त भी उनका, कहना कि कुछ भी हो हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए। हाँ। और फिर जब नेक्स्ट डे जब ऑफिस आया, फिर ऑफिस आके फिर घर गया दोबारा, तो हमारी एहलिया भी, छोटे बच्चे भी, सब के बाबा क्या हो गया, बाबा क्या हुआ, इंडिया ने अटैक कर दिया, बाबा हम भी मारेंगे। मैं भी सोल्जर हूँ। वाह, तो मेरा छोटा बेटा जो है वो मेरा बड़ा बेटा 3 साल का है, तो और उससे छोटा बेटा जो है वो 1.25 साल का है। मेरा बाबा मैं सोल्जर हूँ, मेरा छोटा भाई कमांडो है। हाँ, तो हम दोनों भी लड़ेंगे, बिल्कुल, दोनों भी फाइट करेंगे इंडिया से। तो मतलब आप ये देखें कि छोटे से छोटा बच्चा भी ना इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि तालिब इल्म से लेके रेडीबान, दुकानदार, कोई ऐसा मकतबा फिक्र नहीं जो एक जुबान ये कह रहा था कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ। हमारी अफवाज को जल्दी कर देना चाहिए। हाँ। और आज ही अटैक करना चाहिए। मतलब ये जज्बा था, मतलब जिसे कहते हैं था। जज्बाती तौर पे। जज्बाती तो देखें और फिर हमले के नतीजे में ये हमला जब करना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाई हमने, और बड़े तहम्मुल मिजाज से। DGI स्पैर ने पहले भी कहा था कि जब आपने पहल की है, इख्तिताम हम करेंगे। और वही हुआ। फिर जब हमने इख्तिताम किया तो इंडिया की हालत ये थी कि उसकी सरकार की, मोदी सरकार की, और जंगी जुनून का आलम ये था कि पूरी दुनिया में उसने अपने राब्ते बढ़ाए और कहा कि खुदा का वास्ता है हमारी जंगबंदी करवाएं, हमारे लिए सीज और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा इसी दौरान ना हमने जो है वो यहाँ पर जब जंग का वो टाइम था, वॉर जोन चल रही थी, तो उस टाइम पर हमने जो है बहुत सारे ऐसे लोग बुलाए थे जिनसे हमने पूछा था कि जी जंग के दौरान अपनी हिफाजत जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। तो जब मुझे somebody called me and he used to ask me, अच्छा आपके शो पे जो है वो इस तरह की बात हो रही थी कि किस तरीके से बचाव मुमकिन है, ख़वातीन घर में क्या कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकती हैं। मैंने कहा वो बड़ा अच्छा हमारा सेगमेंट रहा था, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं यार, अपने मुल्क के लिए अल्लाह मालिक है। जब उन्होंने मुझे ये बात की ना, तो आई वाज लाइक कि देखिए हमारे मुल्क में इतना जज्बा है कि लोग उस टाइम पर किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे घरों के बाहर भी आके कोई खुदा ना खास्ता मिसाइल गिरता है इंडिया का, तो हमने क्या SOP, जज्बा इतना था कि देख लेंगे। हालांकि एक अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप देखें तो हम तो शायद कोई चीज़ पत्थर भी थ्रो करता है तो आप उसका मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाते, आप डरते हैं, आप कहते हैं ओके मुझे कोई चीज़ लग ना जाए। लेकिन आप जज्बा देखें कि लोग ना ड्रोन से डर रहे हैं, ना लोग मिसाइल से डर रहे हैं, लोग किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं, लोग कोई टेंशन है ही नहीं कि अच्छा ब्लैकआउट करना है तो क्या करना है। इंडिया में क्योस क्रिएट हुआ था बहुत ज़्यादा। इंडिया में उनकी आवाम पागल हुई थी, ब्लैकआउट हो रहा है, सायरन बज रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या क्या उनके मुल्क में चल रहा है। तो दुआएं कर रहे थे। पाकिस्तान में जो है ना वो जश्न का समा था। मतलब आप ऐसी कौम को कैसे शिकस्त देंगे खुर्शीद भाई? ये उस पर हाल है कि हमारे मुल्क को अंदर से खोखला करने के लिए कितनी ऐसे जो है ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं
कितने दहशतगर्द, कितने स्पाई, कितने जासूस, कितनी इस तरह के लोग जो रॉ के लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी प्लांट करवाते हैं, हमारे लोगों को आपस में लड़वाने के लिए, उनका परसेप्शन ख़राब करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। उसके बाद इस कौम का जज्बा ये था। बिल्कुल ऐसे देखें, भारत के जो पाकिस्तान में हाँ दहशतगर्दी के नेटवर्क में मुतअद्दिद बार हमने पकड़े, हाँ पकड़े, कुलभूषण जाधव की सूरत में, हाँ। दीगर और भी। जी तो इसमें तो बात दो राय नहीं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें भारत इन्वॉल्व है, हाँ। लेकिन हमने उसका मुकाबला किया है और हमने उसके नेटवर्क भी पकड़े। हाँ। मोदी सरकार ने जो दावा किया था आज़ाद कश्मीर पर कि हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया है, ये उसने वॉइस नोट भी किया और उसने अपने स्पीच में भी कहा हाँ। कि हमने आज़ाद कश्मीर में 100 आतंकियों को मारा है, लेकिन वो आतंकी नहीं थे। मैं आपको उसके वो उन्हीं के खुद के ही आतंकी होंगे उनके ना? उसके बरक्स एक स्टोरी है कि 32 मासूम बच्चे शहीद हुए हैं उनकी गोलाबारी से। सही, वो 32 आतंकवादी नहीं थे, वो दहशतगर्द नहीं थे, सही, 32 मासूम बच्चे हैं। किसी की उम्र 3 साल है, कोई नौमौलूद है, हाँ। कोई 6 साल का है, उसमें 2 तो खवातीन बिल्कुल उम्र रसीदा हैं, सही, 2 खातून जो है ना उसमें उम्र रसीदा हैं, बिल्कुल सही। 80 प्लस की हैं, उनको शहीद किया गया। उन 28 बच्चों को, हाँ। 2 नौजवान उसमें और 2 खवातीन हैं, 32 लोग टोटली शहीद हुए उसमें और मसाजिद को निशाना बनाया गया। उन 28 बच्चों को, 2 उम्र रसीदा खातून को वो इंडिया कहता है कि ये दहशतगर्द हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है, उसकी गीदड़ बक्कियाँ हैं ये कि उन्होंने 28 दहशतगर्दों को मार दिया। इसके बरक्स स्टोरी है कि आज़ाद कश्मीर में 32 हलाकतें हुई, शहादतें हुई हैं, उसमें कोई दहशतगर्द नहीं था। ये उसकी अपनी एक मिथ्स हैं, अपनी एक स्टोरी है कि वो इस वक्त उसकी खौफ का, और आप ये कह लें कि उसके जंगी जुनून ये है कि बस वो सोचता कि मार दूँ अच्छा, बस। असल चीज़ ये होती है जब बात होती है ना कि जज्बे से क्या होता है और कुछ अच्छा सोचने से क्या होता है, तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना, तो जी जज्बे से ये होता है कि आज भी पाकिस्तानी कौम जो है इस खुशी से बाहर नहीं आ रही कि हम रोज़ ये दिन सेलिब्रेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी, और आज भी इंडिया के अवाम उस मुसीबत से बाहर नहीं आ रहे कि हम कैसे भूल जाएं, हम कैसे भूल जाएं। आप यकीन करें उनकी जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वहाँ पे कितने ज़्यादा ड्रामास बनते हैं, वहाँ पर कितने ज़्यादा जो है 24/7 जो है इनका शूट्स जो है वो लाइनअप हो रहा होता है, लोग जो है एक के बाद एक शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर लोगों के मोराल ऐसे डाउन है, ऐसे डाउन है कि उनको लगता है जी सब कुछ खत्म हो गया। बात यह है कि कंट्री प्राइड ना, वकार आपका एक ग्रेस होती है। मसला ये है कि किसी को शिकस्त, ये अगर आप क्रिकेट की भी बात कर लें तो शिकस्त हो या जीत हो या जो भी हो, लेकिन ऑब्वियसली जब वो लड़ते हैं ना तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप देखें कि जो उनकी जो इंडियन आर्मी है, जो उनके अपने फौजी हैं, उन लोगों के आप हालात देखिए कि वो आपस में भी लड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर जब वो किसी जंग पे आते हैं या भेजे जाते हैं तो वो रोते हुए आते हैं। मतलब वो ऐसे रो रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। और आप यहाँ देखें हमारे फौजी तो बहुत दूर की बात है, आम आवाम कहती है हमें भेज दो बॉर्डर पे। या कितने लोग ऐसे हमारे कितने जो है ना वो सियासतदान और कितने सारे ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे जो कि गए वाघा बॉर्डर तक गए। मतलब अच्छा उससे क्या होगा, यही जज्बा है। तो जब हम जज्बे की बात करते हैं ना तो इंटेंशन कैन चेंज द वर्ल्ड। आपकी डेस्टिनी जो है ना, आपका अच्छा थॉट आपका इंटेंशन चेंज कर देता है। आप किसी भी चीज़ में से अच्छी सोच निकाल लें, मेहनत निकाल लें, उस चीज़ के ऊपर आप कितना भी इम्प्लीमेंट करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इंडिया के जो जहाज़ उड़ा रहे थे, जो उनके पायलट्स थे, वो डेफिनेटली उनको बताया होगा ना मोदी सरकार ने कि जी ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन जब उनके पास दिमाग ही नहीं है तो वो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई भी जदीद तरीन तैयारा उड़ा लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है तो आप जो है वो महंगा शिप ले लें, महंगी गाड़ी ले लें, आप कुछ भी कर लें, आपको उनको वो क्या है, वो फार्मूला पायलट होते हैं। जो मोदी सरकार के पायलट होते हैं ना वो फार्मूला पायलट होते हैं। हमें तो ऐसे कहा गया है, हमें तो वैसे कहा गया है। दे डोंट यूज़ देयर ब्रेन, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं है। और जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो फिर आप किस तरीके से किसी भी फील्ड में कामयाब होंगे? आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर वो आपका होता है कि जी तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। फर्स्ट यू हैव टू डेवलप स्किल्स। और हमारी जो फौज है, हमारी जो पायलट्स हैं, हमारी जो आर्मी है, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनकी स्टैंडर्ड आप देखें, उनका आप IQ लेवल देखें, आप उनकी बातचीत से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अगर ये बंदा जहाज़ में जाके बैठेगा
तो ये उसको कुछ मुनफरिदी बिल्कुल ऐसे जो है ना वो कोई चीज़ हो जाएगी। तो हर चीज़ जो है वो आपको बताई नहीं जा सकती, ये आपकी अपनी सर्टन स्किल्स होती हैं कि आप किस चीज़ को कितना बेहतर बना सकते हैं और किस चीज़ को कितना डिस्ट्रॉय कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे इसकी ही है। रफ़ाइल मिसाल एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया जब इन्होंने रफ़ाइल ख़रीदे थे तो पता नहीं जी वहाँ पे ब्रेकिंग्स चल रही थी, नींबू नारियल सारी दुनिया की चीज़ें उसके ऊपर लगाई जा रही थी, ह्यूज जो है ना वो बैनर्स लगे हुए थे और पूरा दिन उनका जश्न था, जी रफ़ाइल आ गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी मार गिरा है पाकिस्तान। देखें एक बात ये है कि राफेल हो या राफेल से बड़ी कोई बड़ी कुव्वत हो, चीज़ हो, हाँ मुसलमानों के अंदर जो जज्बा जिहाद है ना, हाँ उसके सामने ये बिल्कुल फेल है। फेल है, हाँ राफेल फेल है हाँ और फेल हो गए, रॉ भी फेल है, और फेल राफेल भी हमने फेल है, हाँ राफेल हमने फेल कर दिए, हाँ हाँ ठीक है, और फेल हो चुके हैं। उसकी वजह से उनके जो मईशत है वो डाउन हुई है उनका। जो दूसरी बात ये कि जब मुसलमानों में जब एक कलमा तैयबा की चिप लगी हुई है, हाँ जब वो एक्टिव हो जाती है ना, हाँ। तो फिर दुनिया की कोई सी बड़ी बड़ी कुव्वत सामने आ जाए हाँ। तो वो उसके सामने राख का ढेर बन जाएगी। और ऐसे ही सही, हुआ। देखें आप सोवियत यूनियन की वॉर देख लें, सोवियत यूनियन में किस तरह से रूस को जो है वो अफगानिस्तान में मुसलमानों ने हाँ जज्बा जिहाद के तहत जो बाहर निकाला। बाद में अमेरिका ने इंटरवीन किया, अमेरिका को भी शिकस्त हुई है। अफगानिस्तान में अमेरिका को भी शिकस्त हुई है ना। उसकी वजह क्या है कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने वो अपनी मुल्क की सालमियत उसकी सबसे बका के बड़ी लिए बात ये है एक जज्बे के खुर्शीद तहत वो भाई, हाँ, लड़े। खुर्शीद भाई सबसे बड़ी बात ये होती है डर नहीं है हमारे लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जब आप डरते हैं ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको ये लगता है आप बाउंड होते हैं, आप अपने आप में, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मसला ये है कि इन तमाम तर चीज़ों के लिए ना निडर कौम, निडर निडर लोग, कौम। और इन तमाम एक तर बात चीज़ों और के है लिए सबा साहब, हमारे जैसे जज्बे देखिए, चाहिए एक बात होते और हैं है, पाकिस्तानियों जैसे। जो एलओसी पर लोग रहते हैं ना, हाँ हाँ एलओसी पर जो लोग रहते हैं वहाँ गोलाबारी शुरू हुई तो हमारे सिक्योरिटी के अफराद वहाँ गए, उनका भी आप महफूज मकाम पे चले। उन्होंने कहा नहीं, हम अब मज़ीद मजबूत होकर लड़ेंगे, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, हमारे बच्चे शहीद हों, हम शहीद हों, लेकिन हम अपना ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। नहीं अब छोड़। ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि सामने से गोलाबारी हो रही है हाँ। और आपको कहा जा रहा है कि आप चले। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना होकर लड़ेंगे, यकजहती के साथ लड़ेंगे, हमें कोई महफूज मकाम नहीं चाहिए। हम यहाँ से चले जाएंगे तो कौन लड़ेगा? हाँ वहाँ सिविलियन जो है वो मुकाबला करते रहे पत्थरों से। आप इसकी मिसाल एक और देखें, इसकी मिसाल देखें अहले गज़ा। गज़ा इस वक्त जो सुपर पावर है उसको शिकस्त दिए हुए हैं, उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। उनके पास बम बारूद नहीं है, वो पत्थरों से मुकाबला करते हैं। आप जो जज्बा जिहाद का, शहादत का, गाजी होने का ये आप वलवला अंगेज ये अंदाज देखें कि वो मासूम बच्चे भी पत्थर से मुकाबला करते हैं कि कुछ भी तो है, एक पत्थर तो मैं अपनी दिफा के लिए लड़ूंगा। उनको बारहा ये ऑफर दी गई कि आप गजा छोड़ दें, फ़लस्तीन छोड़ दें, रमल्ला छोड़ गज़ा दें, की लेकिन मिसाल आप ये देखें कि उनका एक जवाब है हम अपनी सर मुकद्दस ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और हम लड़ेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान पर भी जब बुरा वक्त आया, जंग मुसल्लत की गई, जहाँ हमने जंग मुसल्लत नहीं की, हम तो अमन पसंद शहरी हैं। हम पर जब जंग मुसल्लत की गई तो हमने जज्बा जिहाद के लिए, कलमा शहादत के लिए हमने, और जब पिंडारा तकबीर लगता है तो फिर तो कितने ही राफेल आ जाएं तो सबको मार गिराएंगे गिराएंगे। हाँ तो प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई चीज़ आपने किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करनी होती है ना, तो उसकी अव्वल मिसाल ये होती है कि आप अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का साथ देते हैं, अल्लाह ताला स्किलफुल लोगों का साथ देते हैं। क्योंकि ये तो बड़ी अजीम कुर्बानियाँ होती हैं, जिसमें आप देखें कि जिस तरीके से हमारे जवान जाते हैं, और कितने हमारे ऐसे जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अभी जो करंट सिचुएशन हुई है उसमें आप ये देखें ना, मैंने पर्सनली किसी एक शख्स को भी डरते हुए नहीं देखा पाकिस्तान में, या मैंने किसी के भी घर में, अपनी फैमिली में, कहीं भी कुछ नहीं सुना कि जी अगर ऐसा होगा तो हम कहाँ छुपेंगे। यानी कुछ भी किसी के दिमाग में, ख्याल में कोई ये बात भी नहीं थी, बल्कि बस यही था कि बस अब जो है ना छोड़ना नहीं है इनको, बस ठीक है। उसकी वजह है ना साहब, हाँ, उसकी वजह यही जो हम लोग पुरसकून थे, या हमारे घरों में हम आराम से सो रहे थे, उसकी एक वजह है। एक वजह ये कि हमारा जो दिफा है ना मजबूत हाथों में, हमारे सिपह सलार मजबूत हैं, हमारी अफवाज मजबूत है, पाक फिजाइया मजबूत इनफैक्ट है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी, तो उसी हिसाब से वो अंदाजा लगा लें कि वो कितना हमारा दिफा कितना स्ट्रांग है। जंग बदर में कितने लोग थे हमारे? 313 थे, और सामने हजारों का लश्कर था, तो हम फतेयाब हुए। तो अल्लाह की जब मदद और नुसरत आती है किसी भी कौम पर, और मुसलमानों पर जो ख़ास रहमत अल्लाह की, और इस मुल्क पे अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश है, बड़ा करम है कि ये 27 रमज़ान मुबारक को ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। और सबसे बड़ी बात, कलमा की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में आया मुल्क पाकिस्तान,
तो मैं समझता हूँ यहाँ अल्लाह का बड़ा फजल है। लाखों मौजूद, लाखों माशी मुश्किलात के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल के बावजूद कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह बुनियान अल मरसूस है और अपनी अफवाज के साथ मजबूत है। दुश्मन के दांत मजीद खट्टे करेंगे। दोबारा अगर उसने कोई भी शरारत शरंगेजी की तो मैं समझ उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये कहा है DGI स्पैर ने कि अब जो जवाब होगा बेरहमाना होगा। सही। चले जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कराची में भाई चीज़ें बड़ी महंगी हो रही हैं और शहर कायद में जो है अब फिर से जो सिटी सिचुएशन है उसमें है कुछ चीज़ें आगे पीछे, लेकिन वो कौन सी चीज़ें ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक भाई। तो शहर कायद के हवाले से बात कर लेते हैं। वीकेंड भी है आज, आप लोगों ने पकाना खाना भी होगा और घूमने भी जाना होगा और क्या क्या प्लान्स होंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बताते हैं कि भाई सब्जियों के रेट्स और चीज़ों के नर्ख जो हैं वो फिर से हाई होना शुरू हो गए। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? ये क्यों कुछ भी कभी रिलीफ नहीं मिलता आवाम को? देखें, ये तो अरसे दराज से एक मसला चलता हुआ आ रहा है हाँ। कि कराची की जो मार्केट्स हैं, जो बचत बाज़ार हैं, वहाँ पे सब्जियाँ अपनी सरकारी कीमत पर नहीं मिलती। सही। और ये एक मसला, एक ऐसा मसला है जो इसका मामला हल नहीं हो रहा और आसानी से हल हो भी सकता है अगर कमिश्नर कराची और उसके जो मातहत अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उसके अलावा जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, वो ज़रा एक्टिव हो जाए। सही। वो एक्टिव हो जाएं तो मैं समझता हूँ ये जो प्राइस है, जो कीमतें हैं, ये बिल्कुल यकसा जो सरकारी नर्ख है उसके ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगी एक ही मार्केट में। और एक फ्रूट जो रेडी बान है वो आपको भिंडी 200 रुपये किलो देगा। सही। आप बराबर में चले जाएं, वो एक जो रेडी बान है वो 250 रुपये किलो देगा। एक ही मार्केट में मुख्तलिफ रेट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप किसी सुपर स्टोर पे चले जाएं वहाँ रेट्स अलग मिलेंगे। तो जो हमारे यहाँ पूरा एक निज़ाम है, कभी आप अगर विज़िट करें तो जो प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, ये पूरा इसका निज़ाम है। 4, 5, 6 अफसरान, गाड़ियाँ हैं, ये वो हर चीज़ मौजूद है। लेकिन जो इनका रिजल्ट है वो सफ़र है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये लोग अपना काम उस अंदाज से नहीं करते जो करना चाहिए। जो हक है वो उस तरह से हक नहीं अदा करते और उसकी फिर अच्छा, वैसे खुर्शीद भाई आप खुद भी करस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। जब आप जाते हैं सब्जियां वगैरह लेने के लिए या ग्रॉसरी लेने के लिए, दालें हैं, घी है या जो भी आप ग्रॉसरी करते हैं घर की, आपने कभी उनको कहा है कि भाई ये जो स्टैटिक रेट्स हैं तुम इसके बरक्स जो है वो चीज़ें देते हो? और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? मेरे साथ हुआ था, तो आई विल शेयर विद यू। तो अभी अच्छा पहले लेकिन खुर्शीद भाई से पहले बड़ा अच्छा सवाल है। जब हम किसी रेडी बान से पूछते हैं कि भाई ये जो सरकारी नरखनामा है, इस पर जो है वो भिंडी 50 रुपये, 100, जो भी रेट लिखी हुई है, आप इस रेट पर क्यों नहीं हमें दे रहे? कहने लगे भाई मार्केट से महंगा आता है। फिर जब यहाँ रेडी खड़ी करते हैं हम लोग, दुकान लगाते हैं, तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले अलग पैसे लेके जाते हैं हमसे। ठीक है, दूसरा KMC वाला आता है वो अलग पैसे लेता है। और फिर जिसके सामने ये दुकान के सामने हमने रेडी लगाई है इसको अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे बताओ कि पैसे कहाँ से दूंगा मैं? ये आप लोगों से निकालता हूँ। मतलब बड़ी सच्ची उसने बात की, ऐसा नहीं कि कोई मुबालगाराई वाली बात है, और बिल्कुल जेन्युइन बात है। कोई टिन डब्बे की जो रेडी लगाता है और वो उसने अभी अपनी दुकान शुरू नहीं की है, उससे जो है वो 100 रुपये लेके चले जाते हैं। देखिए लेने का भी बड़ा खुशगवार है, यूँ आते हैं, यूँ हाथ मिलाते हैं और यूँ ले जाते हैं। हाँ सही, बिल्कुल ये अंदाज़ है उनका। मैं यूजुअली आई डोंट गो टू बाय दीज थिंग्स, बट एक दिन मैं जो है वो गई और मैंने देखा वो जो वो होते हैं ना सब्जी वाले जो होते हैं, उन्होंने ना जो जैसे होता है ना 50 यानी 50 रुपीज़ रेट वो उन्होंने लगाए हुए थे और 70 रुपीज़ जो है वो पीछे उन्होंने ऐसे करके किए हुए थे। उन्हीं के साथ जो है मुर्गी वालों की भी शॉप थी। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा अच्छा जो स्टैटिक रेट हैं वो तो ये नहीं है। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने 70 को मोड़ के ना आगे 50 कर दिया। आई वॉज लाइक, मैंने कहा ये आपने क्या किया? तो आप जब भी कभी सब्ज़ी, मुर्गी या इस तरह की कोई चीज़ लेने जाएँ, मैं आई हैव नोटिस दिस, तो मैंने कहा कि ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में बताऊँगी कि यूजुअली ये होता है कि उन्होंने जो स्टैटिक रेट होते हैं ना वो पीछे प्रिंट किए होते हैं, और एक और उन्होंने अपना जो है वो इस तरह का कोई बैनर या कोई चीज़ रखी होती है कि जैसे ही कोई उनको लगता है ना कोई रेलेवेंट बंदा गया है वहाँ पे पूछने के लिए, तो वो वाला जो है ना वो आगे करके लगा देते कि हम तो इसी रेट पे बेच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे भी ढीठ लोग हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं 70 छोड़ो हम 180 रुपये किलो लगाएंगे। मतलब उन्होंने वो कुछ जो है जिनको थोड़ा सा खौफ खुदा भी है, जिनको रूल्स का पता भी है कि जी ठीक है ये रूल नहीं है, आपने इतना महंगा नहीं बेचना, लेकिन कुछ जो इतने ढीठ होते हैं सब्ज़ी वाले भी या मुर्गी वाले भी, वो सारे मेरे पीछे ही ना पड़ जाएं। लेकिन भाइयों मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूँ कि इतना खौफ रखना चाहिए, खुदा का खौफ भी रखें, और जो आपकी मुल्क में जो प्राइजेज़ हैं, जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे बंस रोड पे ना सबा साहिबा एक बुजुर्ग हैं,
वो सुबह फजर के बाद अपना अठिया लगाते हैं हाँ। और ज़मीन पर फर्शी नशिस्त पर सब्जियां बेचते हैं। हाँ आप यकीन करें कि मार्केट से वो कम से कम 40-50 रुपए कम में कीमत में हाँ, बेचते ये आपने बिल्कुल बताया है, पहले भी बताया हैं। है। और वो 9 बजे तमाम सब्जियां बेचकर घर चले जाते हैं। चले जाते हैं। और उस मार्केट में बाजार के अंदर वो लोग उतनी सब्जियां रात भर बेचते होंगे, पूरे दिन में इतनी सब्जियां नहीं बेचते होंगे जितने वो 3 घंटे में बेच के चले जाते हैं। उसकी वजह ये कि जब आप उनसे जाएंगे लेने के लिए 1 किलो आलू चाहिए मुझे, तो 1 किलो आलू के साथ वो धनिया भी देंगे, आपको पुदीना भी देंगे, अरे मिर्ची वाह, भी देंगे। ये कौन सी सब्जी वाले भाई, ये कहाँ शॉप है इनकी? ये बंस रोड पर, अच्छा, बंस रोड, बंस मेरे घर रोड से पर। बहुत दूर है तो बंस रोड। वो इजाफी जो है आपको सामान देंगे जिससे आप बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, और आपने कोई सामान ज़्यादा ले लिया तो जो कांटा होता है, जो जिस तरफ आपका वजन आता है उस तरफ वो देखते ही नहीं कितना है, बस और उठा के दे देते हैं ऐसे। तो ये देखें अल्लाह ताला फिर उनके रिस्क में बरकत भी देता है। और इन्नमल अमालु बिन्नियात ना, बिल्कुल ऐसे अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो अल्लाह ताला अच्छी नियत वालों को अच्छे लिहाज से ही उनके साथ अच्छी चीज़ें करता है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो यकीन करें आपके साथ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि इन दी एंड आपकी पॉजिटिव इंटेंशन, आपकी नियत, आपकी मेहनत और आपकी जो लक है वो चलती है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने और खुर्शीद भाई ने आपको बताया ना, हमने आपको टिप्स दिए कि भाई आपने इस तरीके से जाके जो है वो ज़रूर बात करनी है। समहाउ क्या होता है, बल्कि समहाउ क्या इन जनरल ये होता है कि लोग जाते और सौदा लेके आ जाते हैं। एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते तो रियलाइज़ तो करा के आए। ऐसी एक जो है ना वो जाएगा, रियलाइज़ कराएगा जो भी उनका क्लाइंट होगा, फिर वो दूसरा जिसने ग्रॉसरी करनी होगी वो रियलाइज़ कराएगा, तीसरा रियलाइज़ कराएगा। इससे प्रेशर बिल्ट होता है कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को पता है कि उनकी मजबूरी है तो दे आर बाइंग इट। अदरवाइज़ जिस दिन भी अवाम जो है इसका बाइकआउट करना शुरू कर दे, आप अपने महल्ले की किसी एक शॉप का अगर बाइकआउट कर दें और आप वहाँ पर ये कहें जी अंडे जो हैं ये इतने महंगे मिल रहे हैं, हमने इस शॉप से नहीं लेने या दूसरी शॉप से नहीं लेने, कुछ ना करें, थोड़ा सा आगे जाएं और दूसरी शॉप से आप ख़रीदना शुरू कर दें, देखें वो जो पुरानी वाली शॉप है ना वो वापस अपने प्राइस डाउन करेंगे। सो महंगाई तो है, मगर महंगाई में आवाज़ आप लोगों ने खुद भी तो उठानी है, हम लोगों ने खुद भी तो उठानी है। अब अगर आप मजबूरी समझ के कि जी ठीक है खाना तो पकना ही है, चीज़ें तो लेनी है और पैसे भी हैं लोगों के पास, असल में पैसे भी तो होते हैं ना, तो वो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते। तो लेकिन रियलाइज़ करानी है ताकि इन जनरल जो है माशरा जो है वो बेहतर हो जाए। तो जो है वो ये सारी सूरत हाल है। तो अब हमारे यहाँ जो इन जनरल चीज़ें होती हैं ना वो इसी तरीके की होती हैं। अच्छा, समहाउ खुर्शीद भाई एक और टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और वो टॉपिक ये है कि आपने देखा है कि अभी कुछ दिन से जो हादसात हैं जो ऑयल टैंकर के थे या दीगर हादसात थे वो रिपोर्ट होना, कुछ उनमें मुझे जो मैंने रिपोर्ट्स देखी थी उसके मुताबिक कुछ जो है वो कमी आई है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि क्या इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अभी मैं जब वापस आ रही थी, यानी कि जब मैं ऑफिस से घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी तो सड़क के ऊपर ना एक ऑयल सा फैला हुआ था और एक बेचारा बाइक वाला था, वो जा रहा था और वो स्लिप हो गया। तो ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी नेग्लिजेंस, मेन शाहरा है और वहाँ पर किसी ने इस तरह से ऑयल डाला हुआ है, वो स्लिप हो गया, पीछे उसके गाड़ियाँ, खुदा न खास्ता कोई बड़ा उसके आगे कोई गाड़ी होती है या कुछ होता, उसके पीछे हमारी गाड़ी थी, तो फिर हमने थोड़ा सा गाड़ी स्लो करके हम उतरे, हमने पूछा भाई क्या सारा कुछ हुआ। तो ये आपको क्या लगता है कि इस हवाले से मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तो जो सिनेरियो करंट चल रहा था उसके बाद अब फिर से जो है वो आप देखेंगे कि ये मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगे, ये रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से जो है वो क्या अपडेट्स हैं, क्या जो है वो ट्रैफिक प्लान इन्होंने जारी किया था? अभी रिसेंटली भी मैं सुन रही थी कि कोई इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी, उसमें क्या डिस्कशन हुआ? देखिए, ट्रैफिक हादसा को कंट्रोल करने के लिए तो मीटिंग्स बहुत हुई हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी पुलिस कराची, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी, मीटिंग्स की हद तक तो बहुत अच्छा है। मीटिंग्स में ये फैसले हुए कि जी लोग हेलमेट पहनेंगे और ट्रैफिक पुलिस अपना काम अदा करेगी, लाइसेंस रखेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। इन तमाम अहकामात, हिदायत, सख्ती के बावजूद जो है वो ट्रैफिक पुलिस अपना काम उस तरह से नहीं अदा कर रही जो करना चाहिए। उसमें हो क्या रहा है कि ट्रैफिक पुलिस हल्कार एक जत्थे की सूरत में खड़े होते हैं और वो बस हर किसी को पकड़ते हैं और साइड में ले जाते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल जो सवार शहरी है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, हो सकता है किसी इमरजेंसी में हो, और उसके अलावा उसको कैप्चर करते हैं, फिर उसको जुर्माना लगाते हैं और उसको रवाना कर देते हैं। लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है उसी तरह से शहर में दौड़ता फिर रहा है, ऑयल टैंकर से इसी तरह दौड़ते फिर रहे हैं, वाटर टैंकर इसी तरह दौड़ते फिर रहे हैं,
उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनकी स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक उनकी स्पीड पर, उनकी औकात कार पर आप अमल दरामद नहीं करेंगे, तब तक शहर में ट्रैफिक हादसा नहीं रुकेंगे। फिर जो हमारी सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं कि करीब में कुर्बो जवार में हाँ, आपकी सड़कें भी, सड़कों भी के वो भी टूट-फूट है हालात ना कुछ उसपे। इसी तरीके जब के उसकी हैं टूट-फूट और है, हाँ तो सही, किस तरह से मेंटेन होंगे? मेंटेनेंस नहीं है तो वी होप सो कि ये जो मैटर है ना, जो हम ऑलमोस्ट ये सब्जी है, ट्रैफिक है, बिजली की परेशानी है, गैस के मसले, कराची के जो मेन पॉपअप मसले हैं वो डेफिनेटली हम ज़रूर जो है वो ऑन एंड ऑफ डिस्कस कर रहे होते हैं आपके साथ में, ताकि ये मसले सॉल्व हों, ताकि हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचे। चलिए जी, शो में अब वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से करेंगे सब्जियों के हवाले से बात कि भाई उनके रेट्स कहाँ पहुँच गए, अभी क्या कुछ चल रहा है। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, महंगाई ने एक दफ़ा फिर से वार किया है और महंगाई का जिन जो है वो तो काबू में आ ही नहीं रहा है। तो महंगाई का नया वार, एक हफ्ते में महंगाई की जो शरह है वो 1.03 जो है फ़ीसद उसमें इजाफा हो गया है। अच्छा जी, गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो तकरीबन 18 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और 12 अशिया की कीमतों में जो है वो कमी हुई है। अच्छा, इदारा शुमारियात ने जो है वो हफ्तावार महंगाई से मुतालिक ताज़ा तरीन जो स्टैट्स हैं वो जारी किए हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें ये कहा गया है, जो स्टैट्स सामने आए इन स्टैट्स में कहा गया है कि एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.03 जो है वो इजाफा किया गया है, जबकि सालाना बुनियाद पर जो महंगाई है उसकी शरह में 1.29% ये रही है। अच्छा जी, रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया सस्ती हुई और 21 अशिया की कीमतों में जो है वो ओवरऑल इस्तेहकाम रहा। अच्छा, महंगी होने वाली जो अशिया हैं वो कौन कौन सी हैं जी? उसमें है ज़िंदा मुर्गी की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 69 रुपये इजाफा हुआ। अच्छा, और उसके बाद जो है आगे जो अगर मैं अंडों की बात करूं तो वो भाई अंडे 22 रुपये दर्जन जो है वो महंगे हुए। शीरी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। दीगर महंगी होने वाली जो अशिया हैं जिसमें जो है वो गुड़ है, मटन है, आटा है, दाल मसूर है, दाल मूंग है, दाल माश है और ताज़ा दूध जो है वो शामिल है। अच्छा, जो सस्ती होने वाली अशिया है उसमें टमाटर की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो जो है वो कमी हुई। लहसुन जो है वो 13 रुपये और प्याज जो है वो 1 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ। आलू, चावल, घी और LPG का जो घरेलू सिलेंडर है उसमें भी जो सस्ती होने वाली ये जो सिलेंडर है ये भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल है। अच्छा, अब क्योंकि सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शकील अहमद बेग साहब ने, जो कि चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, मेंबर कमिश्नर कराची एडवाइजरी टीम से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा शेफ़ महविश अख्तर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। सर, सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर, महंगाई बढ़ने की क्या वजूहात हैं? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सब्जियों की कीमतें जो है वो ऊपर जा रही हैं। हाँ। रीज़न इसके 2-3 हैं। एक तो रीज़न ये है कि आपको याद होगा अभी पिछले दिनों बॉर्डर जो है हमारा सिंध का और पंजाब का वो ब्लॉक हुआ। अच्छा, उसकी वजह से ये हुआ कि 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, जैसे अदरक है उसकी कीमत एकदम बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सब्जियां थी कि जो पंजाब से आ रही थी वो रुक गई, वहाँ ब्लॉकेज हो गई और सेकेंडली वो कुछ तो डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। जब हम मंडी गए, मंडी से जाकर जब हम अहवाल लिए तो पता चला कि वो सब्ज़ी एक तो ख़राब हो गई और जितनी आनी थी उतनी पहुंची नहीं। अच्छा, चूँकि ये चीज़ें हैं रसद के ऊपर, यानी कि अगर आपकी उसकी डिमांड पूरी हो रही है तो फिर तो वो डेफिनेटली आप ठीक रेट उसके नीचे जाएंगे। जैसे आपने देखा टमाटर जो है 10 रुपये 15 रुपये केजी पे भी आ गया था पिछले दिनों, और उस वक्त हम आवाम से यही कह रहे थे कि आप इसको थोड़ा सा सेव भी कर लें क्योंकि ये एकदम बूस्ट करेगा। अब हुआ क्या कि टमाटर जो है वो आस्ते आस्ते उसकी कीमत भी ऊपर जानी शुरू हो गई। एनीवे, अभी भी इस वक्त भी टमाटर खैर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है निस्बतन जिस तरह हम महसूस कर रहे थे कि अगर ये चूँकि सिंध का टमाटर पहुँच रहा था लेकिन पंजाब से या दीगर जगहों से आने वाली चीज़ें जो थी वो ब्लॉक हो गई। एक तो सबसे बड़ी वजह ये बनी। दूसरी, कुछ जगहों पर बारिशें का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसकी भी एक वजह है। अब जब कोई चीज़ हमारे यहाँ, चूँकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेगा सिटी है और डेफिनेटली के सेंसस के हिसाब से तो जो आबादी कुछ और है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 3 करोड़ से भी ज़ायद की आबादी हाँ, है। सही। तो जब इतनी बड़ी आबादी है तो उसको जो मंडी है वो पूरा नहीं कर पाती। जब पूरा नहीं कर पाती तो फिर वो क्या होता है कि वो देखते हैं कि किस चीज़ की कमी हो रही है तो उसकी नीलामी में कीमत ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये तो नीलामी तक है जो कि कीमत आती है और फिर वही प्राइस लिस्ट बन जाती है। सही। लेकिन असल जो महंगाई होती है, जो जिसका मेरा ख्याल है ताल्लुक
पूरे आवाम से जुड़ा हुआ है वो है कि रिटेल की सतह पे। सही। रिटेल की सतह पे जो कंट्रोल्ड है वो नहीं है, चाहे वो किसी का भी कहें, सरकार का कहें, आवाम का कहें, किसी का भी कंट्रोल्ड वहाँ पर नहीं है। एक दुकानदार अगर भिंडी बेच रहा है 150 रुपए, तो उसके थोड़ा सा आगे चले जाएं तो 200 रुपए केजी बेच रहा है, जबकि वही चीज़ मंडी से वो 70-80 रुपए केजी लेकर आ रहा होता है। अब उसमें उसका प्रॉफिट ऐड है। एक चीज़ जहन में रखें, मैं आवाम के लिए भी बता दूं कि ये पहली मरतबा आज से तकरीबन 4 साल पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया, 3 साल पहले, कि हर एक का एक प्रॉफिट तय कर दिया गया। यहाँ तक कि नीलामी के बाद एक माशाखोर आता है जो वहाँ से चीज़ परचेज़ कर लेता है, नीलामी के बाद वो परचेज़ करता है। जब परचेज़ करता है तो वो पहले क्या होता था कि वो कभी 2 रुपये 3 रुपये इस तरह ऐड कर, उसका 6% एक प्रॉफिट दे दिया गया उसको कि भाई 6% के बाद आप चीज़ सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 100 रुपये केजी में लिए, आप उसको 106 रुपये करते हैं। अब उसके बाद रिटेलर लेके जाता है, रिटेलर को 12% से 15% तक, 15% तक उसको प्रॉफिट दे दिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस ले लें तो वो मेरे ख्याल इतना ही चलता है, 8 से 15% के दरमियान होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सब्जी बेचने वाले हैं या फ्रूट सेल करने वाले रिटेलर्स हैं, रिटेलर की बात करूँगा मैं, वो मल्टीपल करते हैं डबल से, ट्रिपल से। यानी कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ अगर उन्होंने 60-70 रुपये ली है तो वो सोचते हैं हम इसको 150-200 रुपये पे लेके जाएं, और वो भी कराची में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके से सेल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो महंगाई का असर पड़ रहा है वो इस वजह से। दूसरा, जो लिस्टें होती हैं, जो प्राइस लिस्ट होती है, वो भी आवेज़ा नहीं की जाती। अच्छा, उस आवेज़ा ना भी करें कंज्यूमर के लिए। आई थिंक मैं आपके प्रोग्राम में भी लास्ट टाइम बता के गया था कि एक बड़ा ज़बरदस्त और ऐप भी है कमिश्नर कराची की, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डेली प्राइस लिस्ट उसमें आती है। आप वो प्राइस लिस्ट के तहत भी सिर्फ ख़वातीन ज़रूर मैंने देखा है बहस व मुबासा करते हुए कि दुकानदार के साथ कि जनाब ये सब्ज़ी इतने की है, तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो। लेकिन मर्दों को मैंने कभी नहीं देखा, वो जो जितने की दे दे वो ख़रीद के चले जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि जनाब हम मर्द थे तो शायद दुकानदार ने हमसे बड़ी रियायत की है। सेकेंडली, इसके अंदर ये दो खाली महंगाई का आंसर नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ जो लोगों को पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए, वो क्या है, तोल स्केल इनका। वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ कि 70% से ज़्यादा स्केल ख़राब है। बाट जो रखे जाते हैं, जो पत्थर जिसको हम कहते हैं, आपको मैं सीरियस बता रहा हूँ कि हमने खुद अपने हाथों से उन बाट को पकड़ा है कि उसके अंदर से सिक्का तक निकाल दिया जाता है ताकि वेट कम हो जाए। सेकेंडली, अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो आप खुद भी कहें हाँ मैंने तो ज़रूर देखा, सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो तराजू ऐसे रखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे नहीं होगा। वजह क्या होती है कि ऐसे रखने में उसको तकरीबन 100 ग्राम वो उसमें डंडी मार लेता है, 50 ग्राम की डंडी मार लेता है। अब आप मुझे सोचे, एक अदरक किसी फैमिली ने बेचारे ने सिर्फ लेना ही 100 ग्राम है, अब उसका क्या वेट उसको जा रहा होगा। अब वो इतना सा अदरक, अगर वो इतना महंगा, तकरीबन इस टाइम दुकानदार 1000 रुपये किलो सेल कर रहे हैं, मंडी में वो 450-500 रुपये किलो, अब देखिए डबल प्राइस पे वो सेल किया जा रहा है। अब डेफिनेटली हम अगर जब इन्फ्लेशन रेट को देखते हैं तो हम सरकारी रेट लिस्ट के साथ इसको जोड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ग्राउंड पे जाया जाए, ग्राउंड पे देखा जाए तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो ये समझते हैं कि हम मदर पितर आज़ाद हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में कंज्यूमर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि कंज्यूमर को ये पता होता है कि जनाब मेरा पैसा है, मेरा अख्तियार है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ कंज्यूमर को ना तो अवेयरनेस है, अगर थोड़ी बहुत जिसको अवेयरनेस है तो वो थोड़ा बहुत फाइट कर लेता है। फाइट से मुराद है कि वो बहस व मुबासा करके वो चीज़ परचेज कर लेता है। और ज़रूरी नहीं कि सब्जी फ्रूट की बात की जाए, तमाम चीज़ों का ये हालात है। अब कंज्यूमर हमारे यहाँ प्रोटेक्शन कोर्ट्स भी बन चुकी हैं, कमिश्नर कराची भी है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस एक अदारा बना हुआ है, वेट और मेजरमेंट का अदारा बना हुआ है। इदारे बहुत सारे हैं, लेकिन मसला क्या है कि किसने क्या काम करना है, कंज्यूमर ने कौन सा दरवाज़ा नॉक करना है, वो कंज्यूमर को अगर मैं समझता हूँ कि अगर पता चल जाए, और उसे पता चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ आपका प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, आवाम देख रही होती है, तो इसके तवज्जुह से भी मैं ये पैगाम ज़रूर दूँगा कि आप सोशल मीडिया पे आप दीगर चीज़ें देख रहे होते हैं, इतनी चीज़ों पे आप इन्वॉल्व होते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम अपने राइट्स के लिए थोड़ा सा देख लें, अपने राइट्स को देखें कि आपने करना क्या। और बहुत ही आसान है, आप कमिश्नर कराची के या तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, आप उधर से भी आपको लिस्टें मिल जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें, और अब आप एक चीज़ और देखें कि अभी आपने चिकन की बात की थी, इसमें आप हैरान होंगी कि कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के मुताबिक 700 रुपये केजी है।
सही। किसी एक शॉप पे भी मुझे दिखा दें कि 700 रुपए किलो, ये बड़ा अलविया है हमारे लिए। वजह क्या है कि वो प्राइस लिस्ट लेते हैं, परचेज करते हैं, रख देते हैं। कभी आप भी जाएंगे ना रोड पे कभी शो करने के लिए, हमारा तो डेली का वास्ता पड़ रहा होता है, तो वो ऐसे निकालते हैं जैसे तावीज़ नहीं होता, लपेट शपेट के नीचे रखा होता है, जैसे ही देखेंगे तो वो उसको दोबारा लटका देंगे। अब ये सोचें, हाँ, तो वो अब आप सोचें कि वो लग गया, उसके बाद क्या होता है, जी हम तो 700 रुपए सेल कर रहे हैं। फिर उसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कंज्यूमर के लिए बड़ी जबरदस्त आपका प्रोग्राम है। अगर वो देख रहा है, जो आज आपकी पब्लिक देख रही है जो इसको शो को, उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं। इनके पास 2 किस्म के बाउल पड़े होते हैं। इनके पास पॉट होते हैं, ये जो मुर्गी वाले हाँ। एक होता है जो नॉर्मल उनका प्राइस को बराबर करता है, यानी कि वेट बराबर होता है। एक होता है जो तकरीबन कोई 250 से 300 ग्राम का फर्क करता है। वो क्या करते हैं, जब कटिंग करने के बाद जब आप कहते हैं जी इसको जिंदा मुर्गी, तो वो उठा के वो बाउल रखते हैं, आपको तो नहीं पता कौन सा रखा है। अब वो उसमें से वो जो डिजिटल तराजू होता है, उसमें भी वो 200-250 ग्राम आपकी आराम से मुर्गी के वेट को कम कर जाता है। अब आप सोचे कि एक प्राइस आप ज्यादा दे रहे हैं, फिर एक तीसरे नंबर पर और आपके साथ वो हरकत करता है कि एक तो आपसे कीमत ज्यादा वसूल करता है, फिर वो क्या करता है कि इसमें से छींचड़े फीचड़े तमाम चीजें मैंने निकाल के एक तरफ, अब ये साफ मुर्गी तुम्हारी है भाई, आपने कीमत भी अपनी मतलब की ले ली, आपने सब चीजें ले ली, हर चीज तो कंज्यूमर से आपने लूटी। अब मुझे बताएं कि कंज्यूमर बेचारा अगर समझदार हो जाए तो उसको कोई नहीं लूटेगा। और हम यही समझा के थक गए हैं कि आपने अपना फाइट खुद करना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो। अच्छा, अब गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी बाद दफ़ा हमें बिल्कुल सवाल होता है, होना भी चाहिए, उनका काम है, लेकिन वहाँ पर भी ये होता है कि एक मजिस्ट्रेट एक सब डिवीज़न के अंदर, ठीक है, कुछ जगहों पे मुख्तार कार है। अब सब डिवीज़न के अंदर मेरे ख्याल है अगर हम देखें तो कोई 8, 10, 12 मार्केट्स होती हैं, और मार्केट्स भी बड़ी बड़ी होती हैं। कहाँ से वो जाएगा? वो जा ही नहीं सकता। अब क्या है, क्या करे अवाम कम से कम ये करे, सारिफ ये करे, कंज्यूमर ये करे कि अपनी शिकायत तो दर्ज करवाए ना, कम से कम उस शिकायत दर्ज करे, कम से कम उस तक पहुंचे। आप देखें आटा कितना नीचे आ गया है इस वक्त, आटे की कीमत बहुत नीचे आ चुकी है। उस हिसाब से जबकि डिसाइडेड है, मैं खुद भी उस कमेटी का जिक्र भी आपने किया, मैं खुद उसमें हूँ, प्राइस एडवाइजरी कमेटी में, तो अब चपाती के रेट कम हो चुके, रोटी के रेट कम हो चुके, लेकिन कहीं पर भी सिर्फ मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँ तो कोई 8-10% शायद दुकानें उस पर इम्प्लीमेंट कर रही हैं, बाकी नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर कर रहे हैं तो वो वेट में डंडी मार रहे हैं। सही, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। अच्छा जी, सब्ज़ी की कीमतों पे हम बात करें कि सब्ज़ी की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इस वक्त हमारे साथ शेफ़ महविश अख्तर भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस सारी सूरत हाल पे? सबसे ज़्यादा जो गिरम फरोशी है उसकी वजह तलब है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिमांड होती है। सही। उसमें डिमांड में सबसे ज़्यादा आजकल है बकरीद, उसमें प्याज है, टमाटर है, ठीक है, लीमू और अदरक आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन हम ख़वातीन को, जो घरेलू ख़वातीन है ना स्पेशली, वो उनको चाहिए कि अवेयरनेस, जिस तरह से कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें पता नहीं होता, ठीक है, उनको इस बात का नहीं पता है कि मैनेज कैसे करना है सब्जियों को, ना चीज़ों को, ठीक है। जो भी मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी जो मतलब हो गई है, मैं सिर्फ आगे बात करूंगी कि अब करना क्या है, उसका सोल्यूशन हम दे सकते हैं। उसमें यह है कि चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, होल सेल प्राइस में ख़रीदें। सुबह मैं बच्ची को ड्रॉप करने गई स्कूल, तो वहाँ से मैंने सर्वे किया, मतलब सब्जी जहाँ पर हमारे टाउन में है, और तो उन लोगों ने ये कहा कि जो मंडी में जो चीज़ें आती हैं ना, जो सब्जियां हम लेके आते हैं, वही हम वहीं से महंगी लाते हैं। अच्छा, उनको चाहिए कि वहाँ पे छापा मारें या वहाँ पे जाके देखा जाए कि क्या हो रहा है ना। हमारे पास अब उनके पास जो रेट लिस्ट थी वो 15 की थी, मतलब 15 मई की, सैटरडे की या फ्राइडे की नहीं थी, ठीक है। तो वो फिर मैंने नेट से सर्च किया, तो उसमें भी अपलोड नहीं हुआ हुआ है आज का, कल तक का है, फ्राइडे का है। तो हमें चाहिए कि हम लोग बड़े पैमाने पे, जो ख़वातीन हैं वो पढ़ी लिखी हैं आजकल की, तो कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा गाँव गोट का भी है, वो मोबाइल सबके पास है, सही, तो बड़े पैमाने पे लें। डिजिटल आप कोई भी जो स्केल होता है वो रखें अपने पास, और तराजू का मैनुअली तो अब तो वैसे भी ख़त्म हो गया ना पैमाना, तो अब उनको चाहिए कि उस तरह काम करें। एक फ्रिज ले लें बड़ा सा अच्छा सा, इतनी मेहनत हम बढ़ती हुई महंगाई है, कितना असर पड़ता है किचन के ऊपर, और कितना असर पड़ता है, किया जाता है मैनेज, ख़वातीन जो है उसको कैसे हम लोग 100-200 रुपए की ना कोई अहमियत नहीं है हमारी नज़र में ना, और यही 100-200 रुपए जाके ना आगे बढ़ते हैं, 1000 रुपए बनते हैं। भाई अगर आप, हम लोग वही बात कर रहे हैं कि अगर 100-200 रुपए की अहमियत नहीं है, तो आप देखें कि अगर 2 दिन के आप ये 200-100 या वटेवर आप काउंट भी कर लें, तो आपका सैलेड जो है वो कितना ज़बरदस्त बन सकता है। जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो करना
करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर सकते हैं। होम रेमेडी के लिए आप कितनी सारी चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं। ये बात है। तो उसका यही है कि सब्जियां जो हैं वो आप अगर खरीद रहे हैं तो उसको वो थोड़ा सा ये करें कि बड़े पैमाने पे ले लें, उसको मैनेज कर लें, उसको फ्रीज करके रखें, जिप लॉक बैग में रखें, जो शॉपर्स आते हैं उसमें रखें, उसको कंटेनर्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के उसमें रखें। हम लोग अपनी जो एक्सपेंस होता है ना वो कपड़ों पे और उस पे लगाते हैं ना ज़्यादातर, तो इन चीज़ों पे लगाएं और थोड़ा सा टाइम दें, 2 घंटा 3 घंटा घर में लगाएं तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अगर गृह फरोशी हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, हम खवातीन का बहुत उसमें हाथ है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, ग्रॉसरी करने के लिए सब्जियां कोई भी आप खरीद रहे हैं ना तो आप खरीदें बड़े किसी सुपरमार्केट से। हम लोग जाने से डरते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे महंगा होगा, नहीं होता। वहाँ पे हर चीज़ ब्रिटेन में होती है। जब ब्रिटेन में होती है ना तो हमारे पास एक प्रूफ होता है। हम मैनुअली ज़बानी करामी बात कर रहे होते ना, तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हमें नहीं पता तू मैं खाली हो रही है, बहसों मुबासे का टाइम नहीं है आजकल तक किसी के पास। तो बेहतर ये है कि आप ब्रिटेन में बात करें और जो एक लिस्ट मिल रही है आपको उस पर बात कर सकते हैं आप। सही। जैसे कि मैं अभी पिछले दिनों की बात है कि मैंने घी लिया और वो जो पैक्स होते हैं, मिल्क पैक्स जो होते हैं, तो उसमें जब टैक्स देखा तो 600-700 का तो सिर्फ टैक्स लगा हुआ था। तो मैंने जाके फौरन रिटर्न कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैसे, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप एक कंटेनर घी का अगर 5 किलो का आप ले रहे हैं तो उस पर अगर आपने 600-700 टैक्स दे दिया है तो आप मुझे बताएं कि आगे आपने क्या काम करना है। सही। लेकिन जिस तरीके छोटी सी बात इन्होंने की ना कि हमेशा जिस शॉप पे जाएं तो हकीकत यही है कि जब हम भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं पीछे से महंगा है, तो हमने पीछे का भी बंदोबस्त कर रखा हुआ होता है। डेली बेसिस पे मैं इनके लिए भी बताऊंगा और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी, कि पीछे की डेली वहाँ पर रोस्टर है, डेली वहाँ मजिस्ट्रेट जाता है, सेकेंडली वहाँ से वीडियो बाकायदा शेयर की जाती है, वहाँ पर बाकायदा सिग्नेचर्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, इतने बजे निकले, इतने बजे वहाँ मंडी में। ये बेसिकली झूठ बहुत बोलते हैं हमारे रिटेल की सतह पे, ये आवाम को गुमराह करते हैं। और जब ये कहते हैं, बल्कि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि मैंने कहा जी चले आज ही चलते हैं, हम आप ही के साथ ही चलते हैं। अच्छा। तो आप बिलीव करें कि उन्होंने उसी वक्त, और ये एक निजी टीवी साथ था और उस निजी टीवी ने पूरी कवरेज की थी जिस पर मैंने उसको कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर वहाँ से ये चीज़ें इस रेट पे नहीं हुई तो मैं आपका आने जाने का पैसा सब मैं दूंगा। नहीं गए। वजह पता है क्या? उनको पता है वो झूठ बोल रहे होते हैं। और सेकंडली ये बात है कि जो लिस्टें अपलोड हुई, जैसे बता रहे हैं कि नहीं, मैं हैरान हूँ, मेरे पास तो सुबह ही सुबह आ जाती हैं, सही अपलोड हो जाती हैं। सही। लेकिन हो सकता है कि किसी टेक्निकल वजह से नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी अगर आप समझें, और मैं ये भी एग्री करता हूँ कि इनकी इस बात से कि आप ये सोचकर हमेशा छोटी दुकान में जाते हैं कि शायद वो सस्ता देगा, वो सस्ता नहीं देता है। सही। वो एक और चीज़, एक वो कस्टमर बड़ा ख़तरनाक है जो सिर्फ लिस्ट पकड़ा के चला जाता है, वो दुकानदार लपेटता सारा सामान उसके घर देता और महीने का उससे बिल ले लेता है। उसको उस महीने में मैं कहता हूँ आराम से बगैर किसी इज्जत के, क्योंकि उसने 1000-1200-1500 रुपए की डेली की दी और उसके बाद उसने हर डेली की सब्जी में 300-400 रुपए डंडी मार दी। डंडी मारते हैं। आप सोचें ये नुकसान है कंज्यूमर को। कंज्यूमर, अच्छा ऐसे कंज्यूमर की वजह से ना आम सारिफ बेचारा परेशान होता है, आम पब्लिक परेशान होती है, क्योंकि वो आदी हो जाता है दुकानदार कि भाई मैंने तो इस तरीके से लूटना है। और ये चीज़ें जैसे डिजिटल बात की गई स्केल की, तो डिजिटल ही तो रखे हुए सारे मुर्गी वालों ने। मैं बता तो रहा हूँ उन्होंने अपना तराजू जीरो कर देते हैं वो आपके साथ। नहीं, प्राइस भी बिल्कुल आप कहेंगे 700 लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे। उनके पास ना बाउल होते हैं जिसमें मुर्गी रखते हैं, देखा होगा ना, उनमें उनके पास देखिएगा कभी आप जाके 2 बाउल। अच्छा ये बकायदा आधा किलो का होता है। अच्छा, उसको बकायदा पकड़ा किसने? खुद अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने पकड़ा जाके। हम साथ थे, हमारे साथ गए और इत्तेफाक से उस टाइम एक हमने पेट्रोल पंप को सील करवाया था जिसमें वो गलत पेट्रोल दे रहा था, यानी कि उसमें स्केल सही नहीं था, उसका डिजिटल सही नहीं था। सेकंडली जब मुर्गी पे गए तो मुर्गी पे वो बॉल हमने देखा तो वो भी हमने पकड़ा और बकायदा निजी टीवी ने वो दिखाया है प्रोग्राम सारा। तो उसमें पता चला कि 200 ग्राम जो है ना वो वेट उसका ज्यादा होता है, वो उस पर रख देते हैं। अब खरीदार जो होता है वो तो 1000 ग्राम मुर्गी ले रहा है ना। एक शख्स तो नहीं लड़ेगा ना, नहीं खातून है तो वो ग्रुप होता है, पूरा मार्केट पूरी एक हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताए ना कि अगर ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं लड़ सकती, लेकिन मैंने खुद एक खातून को एक को लड़ते देखा है।
सही। और आप बिलीव करें उस दुकानदार ने उस खातून का अंदाज बड़ा अच्छा था, उसने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, उसने कोई ऐसा नहीं किया। वो मोबाइल खोल के खड़ी हो गई, उसने लिस्ट निकाली, उसने कहा बेटा पहले तो वो लिस्ट निकालो जो तुम्हारे पास है। उसने कहा बाजी मेरे पास नहीं, बोला फिर ये चलो निकालो चीजें निकालते गए। उसके बाद उसने कहा कीमत निकालो, उसने अपने ही मैं देख रहा था, मैंने कहा अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा हो जाऊंगा इस खातून के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उस खातून ने सरकारी नर्क पे चीजें खरीदी और उस दुकानदार ने बेचने के बाद मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुमने इसके साथ ज्यादा बहस नहीं की? कहता है सर बात ये थी कि अगर मैं इससे बहस करता 2 और खराब हो जाती। सही। तो मैंने चीजें बेच दी। सही। कि 2 गाहक ने और कहना था कि मैं भी इसी तरह। तो मेरा मकसद कहने का है कि अगर एक दुकानदार, 2 दुकानदार, 3 दुकानदार, 4 दुकानदार होते हैं, आप पूरी कॉलोनी एक नहीं हो सकते, आप पूरी सोसाइटी एक नहीं हो सकते, अपार्टमेंट में रहने वाले 100 घर के लोग एक नहीं हो सकते। मैं यही बात अभी हमारे जो रिपोर्टर बैठे हुए थे मैं उनसे यही कह रही थी कि भाई अगर आप एक यूनाइटेड होके इस मसले के ऊपर बात करें ना और बाइकआउट करें तो डेफिनेटली चीजों के प्राइस डाउन होंगे। इटसेल्फ यू कैन डू दिस। हमने टमाटर देखा सस्ता होता है। सही। हाँ टमाटर सस्ते हुए, बिल्कुल। हाँ टमाटर सस्ते हुए थे। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन जब ग्रॉसरी करने जाएं, शॉपिंग करने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें? इन बातों का ख्याल रखें सबसे पहले कि एक लिस्ट ले लें। और जब भी ग्रॉसरी, हम लोगों का मसला ये कि हम लोग 1 हफ्ते की या 1 दिन की रोज़ाना डेली बेसिस, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है डेली बेसिस के ऊपर लेती हैं, वो रोज़ाना सब्जी ग्रॉसरी सब चीज़ें ले रही होती हैं। हाँ तो वो उनको पता नहीं होता कि उस हिसाब से अगर वो 1 महीने की लेंगी या 1.5 महीने की लेंगी तो वो ज़्यादा पैसे बचा सकती हैं। वो डेली बेसिस पे आप जाके ख़रीदारी करते हैं, अगर 1000 रुपये लेके जा रहे हैं तो वो पूरे ख़त्म करना लाजमी है। क्या मैं बहुत ही उस पैमाने पे बात कर रही हूँ कि अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है, तो वो ये करें कि पहले से मैनेज करें चीज़ों को जो लिस्ट में नहीं है, जो भी पेंट्री उनका बॉक्स है, अलमारी है, जो भी है, जी। तो वहाँ पे जाके वो चीज़ों को लिस्ट करें, जो पुरानी चीज़ें उसको निकालें। उसके बाद उसको जो भी ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जो लेने के लिए गई हैं। ठीक है। और जिस तरह से कि आपने कहा तो वहाँ पे हम दुकानदारों से बहुत कम वंस एंड वाइल होता है कि हम लड़ाई कर सकते हैं। तो अब उसका यही हल है कि हमने किसी बड़ी मार्केट में जाए या मंडी चले जाएं, वहीं जाके 4-5 ख़वातीन जब मुत्तहिद होना ही है तो वो एक साथ जाके जो है वो खरीद लें, उसके बाद उसको कैटेगराइज करके मतलब तकसीम करके और उसको फिर आपस में बांट लें। इस तरह से भी हम करते हैं। अच्छा, हम लोग क्योंकि मैं शेफ़ हूँ तो एज अ शेफ़ जो है मैं ये करती हूँ कि मैं बड़े पैमाने पे सब्जियाँ खरीदती हूँ और ख़ुद भी, और फिर मैं फैमिली में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। सही। अच्छा, ये अच्छा आइडिया। तो ये तरीका भी सही है। ज़्यादातर ये फिशरीज़ के लिए भी होता है कि आप फ़िश खरीद रहे हैं या आप चिकन, आपको नहीं पता कि जो भी रिटेलर है जो भी आपको टाउन में दे रहा है, क्योंकि उसके पास है पब्लिक। जिस शॉप पे आप देखिएगा पब्लिक ज़्यादा आ रही है, उस शॉप पे जो है वो महंगाई, उसने जो है अपने रेट ज़्यादा किए होंगे। सही। और चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो शेफ़ महविश आई और शकील अहमद बेग साहब आए। आपका बहुत शुक्रिया। शो में यहाँ वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात कर लेते हैं रंगों की और गर्मियों के लिहाज से कौन से कलर्स जो हैं वो पहनने चाहिए, कौन से कलर्स जो हैं वो उसमें गर्मी कम लगती है, कौन से कलर्स जो हैं वो गर्मियों में फैशन में इन होते हैं और किस तरह के कपड़े जो है वो वेयर करने चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए गर्मियों में। तो इससे बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो डिज़ाइनर सीमा रुबाब मौजूद हैं और उनके साथ जो हैं वो हमारे साथ हैं जी शेफ़ शाहीना शमाइल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं भाई? दोनों, हम तीनों नहीं ना बड़े परफेक्ट कलर पहने हुए और गर्मियों के कलर पहने हुए, लेकिन आप ये बताएं आपने ब्लैक पहना हुआ है आज। मैं ये सोची थी, मैंने बात तो सारी पेस्टल्स पे करनी है और लाइट कलर्स पे करनी है और मैंने खुद ब्लैक वेयर किया। चलिए कोई बात नहीं जी, ये वीकेंड वाइब्स भी होते हैं और ब्लैक जो है वो जनरल कलर होता है और ब्लैक आप कभी भी वेयर कर सकते हैं। क्या इन है आजकल गर्मियों में, क्या स्टाइलिंग है? स्टाइलिंग तो लॉन्ग शर्ट्स भी चली हैं और शॉर्ट शर्ट्स भी इन है। सही। और कोट सेट्स, शॉर्ट शर्ट्स विद लॉन्ग ट्राउजर, ये भी इन है और वो बहुत कंफर्टेबल भी होता है। आप उसे मॉल जाते हुए भी पहन सकते हो या किसी शॉपिंग के लिए जा रहे हो तब भी वेयर कर सकते हो। और सेकेंडली ये कि अच्छा, जो हमारी फर्शी शलवार बहुत इन थी लास्ट टाइम, इवन ईद पे बहुत ज़्यादा, बट इस ईद पर नहीं नज़र आएगी ज़्यादा, वो ऐसा लगेगा ओल्ड फैशन हो गया है। वो वाइड ही करें आप, उसकी जगह आप ऐसा कर सकते हैं ट्यूलिप शलवार, पटियाला शलवार, इन चीज़ों को शॉर्ट शर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं। जन्ना आप बताइए, खुद भी जो है बड़ा प्यारा कलर पहन के आई हुई है। मौसम के हिसाब से पहना है
और सबा, सबसे पहले तो आपका कलर जो है वो ड्रेस का बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा एक सनी वाइब्स दे रहा है हाँ, हमें। हाँ, और बस मेरा दिल कर रहा है मैं पिकनिक पे जाऊँ। बिल्कुल हम दोनों चलते हैं हाँ, फिर। हम दोनों यहीं से जो है ना वो पिकनिक पे चलते हैं, बस ठीक है। हाँ। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो अगर बात करें ना हम कि गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में यही है कि आप लाइट देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन से कपड़े पहनने से आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और कौन से कपड़े, तो उससे तो कलर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक होता है ना हम फील कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको देख के फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे एक जो है ना रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल एक सनी वाइब्स आ रही है मुझे। तो ये वाली बात होती है। तो लाइट कलर्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं, जैसे अगर हम पेस्टल्स कलर्स की बात करें, या हम अगर पीच की कोई फैमिली ले लें, पिंक की कोई फैमिली ले लें, या जो है हम जो ग्रीन, जो एक पिस्ता ग्रीन, जो पिस्ताशियो ग्रीन होता है, और बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है लेवेंडर कलर। अच्छा, वो गर्मियों में ना मुझे ऐसा लगता है ईद के लिए ना वो कलर बना है, तो मैं अभी भी डिसाइड कर रही थी अच्छा ईद पे हमने क्या कपड़े बनाने हैं, तो उनके क्या कलर्स होने चाहिए। सही। तो पहले थोड़ा सा जो है ना, बस आपने मुझे ईद याद दिला दी ना, अभी मुझे फौरन से याद आ गया, हाँ जी कपड़े भी तो हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, कपड़े भी तो लेने हैं, ये तो है। अच्छा, वैसे इस दफा ईद पे ना मुझे लगता है इसी तरह के कलर्स इन्हें हैं कि जो है ना वो पेस्टल कलर या पिंक। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, ये बताएं कि जो ये जिस तरह से बात करिए ना कि पीच की फैमिली या पेस्टल कलर, पीच में ना कितने कलर्स होते हैं, क्योंकि पीच के बड़े मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं पीच के जो ना अगर आप पीच कलर ले रहे हैं और वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, वो डिजास्टर भी हो जाता है समटाइम्स। वो फॉन्ट पे जाके कुछ वो समझ नहीं आता है, इसमें बड़ा कैलकुलेट करके कलर्स वगैरह लेने होते हैं ना। ये थोड़ा सा बताएं ना इसमें कि किस तरह से सिलेक्शन करनी चाहिए। हाँ, आपको अपना कलर कॉम्प्लेक्शन भी देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आपको करना चाहिए। सही। कि अगर आपको लाइट सूट कर रहा है तो आप लाइट की तरफ ही जाएं, ज़्यादा डार्क आप तो अभी डिजाइन्स क्या इन है अभी डिजाइन्स में, मतलब ये नहीं चले कलर्स की तो बात हो गई, अभी क्या ड्रेसेस किस तरह के इन है, लॉन्ग शर्ट्स हैं, लॉन के कपड़ों में किस तरह के डिजाइन इन है? लॉन्ग शर्ट्स हैं इन, ठीक है, वो क्यूलर्स के साथ, सही, ठीक है, और शॉर्ट शर्ट्स भी हैं। शॉर्ट शर्ट्स के साथ भी आप वेरिएशंस कर सकते हैं। अच्छा, ईद आ रही है तो पटियाला शलवार और ये हमारे गरारे लहंगे जो हमारे 70s में मदर्स वगैरह वेयर करती थी, तो वो वाला फैशन दोबारा आ रहा है, और जितना ट्रेडिशनल रहेंगे वो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही, ये तो है, ट्रेडिशनल जितना रहे ना उतना अच्छा लगता है। अच्छा, अभी जो पिछली ईद पे जब हम बातें कर रहे थे, जब आप हमारे शो पे आई थी, तो हम फर्शी शलवार की बातें कर रहे थे और वो मैंने और आपने पहनी भी बिल्कुल। ये बताएं अभी क्या है? अभी क्या है, देखिए अच्छा, सबसे बड़ी बात जो अभी डिज़ाइनर ने की है कि जो गरारे, क्योंकि ईद पे ना हम थोड़ा एथनिक वेयर्स जब तक अपना ट्रेडिशन नहीं दिखाते ना, जब तक हमें लगता नहीं है, मजा नहीं आता यार, है ना, वाकई में कोई एक तो गरारा हो, एक तो कोई ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस हो। तो ऐसे ये इस दफा, अच्छा लॉन के अब आपको पता है गरारे चल रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उस पे, तो वो एक अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, वाइट कलर के जो हम ड्रेसेस बनाते हैं, तो वो वैसे ही अगर हम शिफॉन में भी पहन रहे होते हैं ना, उससे तो वो लग रहा होता है कि नहीं, जैसे ये ठंडा कलर है गर्मियों के हिसाब से, तो एक तो इस तरह से वाइट की हम थीम कर सकते हैं, दूसरा यही है कि गरारे बना सकते हैं। शरारे तो थोड़ा सा ये है कि ज़रा ज़्यादा मतलब गैदरिंग्स होंगी, फिर आपके इवेंट्स के ऊपर है कि किस तरह की आपके घरों में दावतें होती हैं, उस हिसाब से फिर हम जो है वो चूज़ कर लेते हैं। बाकी स्ट्रेट पैंट्स जो है वो आपको पता है कि वो 12 महीने हमारी चलती हैं, उनके साथ बड़ी स्मार्ट सी एक लुक आती है, और वो मुझे लगता है कि पहननी चाहिए, अच्छी लगती हैं वो भी। और शलवारें भी अगर, क्योंकि अभी दोबारा से ट्रेंड में आई हैं, तो हम शलवारों में भी जो है वो पटियाला ले सकते हैं, सही बात है। और ट्यूलिप पैंट जो है वो ज़्यादा एक अच्छा लुक दे रही होती है। इसके अलावा बॉक्सर्स होते हैं, वो एक जो है ना वो मतलब लाचा आप कह लें कि लाचा की थोड़ी शॉर्ट फॉर्म समझ लें उसकी। सही, क्योंकि लाचा जो है वो काफी बड़ा होता है, और जो बॉक्सर्स होते हैं वो थोड़े से जो है वो स्मार्ट साइज होते हैं। अच्छा, पता है क्या, आजकल स्टाइल जो है जो आपका जिसमें आप कंफर्टेबल है ना, वो आपका स्टाइल है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है व्हाट्स योर स्टाइल, मैं कहती हूँ जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ ना वो मेरा स्टाइल है। अब वो चाहे गरारा हो, वो चाहे जो है ना वो फ्लेयर्स वाले बहुत सारे जो है ना वो ट्राउजर्स हों, या फिर वो लॉन्ग शर्ट्स हों, या वो शॉर्ट शर्ट्स हों, मुझे ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। वो आप पे मतलब आपकी पर्सनालिटी, मतलब पहले जो ट्रेंड था ना कि हम एक फिटेड, आप जाहिर सी बात है बॉडी है, हमारी बॉडी शेप है, हर किसी का अलग है, तो इसमें ये हुआ है कि दुबला, मोटा और दरमियाना वो सबको कवर कर देता है, सबको कवर कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा गर्मियों का सीजन भी ऐसी ना, चले सर्दियों में तो फिर ये होता है कि आप थोड़े से कपड़े दूसरे स्टाइल के पहन रहे होते, बट ये है कि
गर्मियों में तो आपको वैसे ही होता है कि भाई थोड़े जो है ना खुले खुले कपड़े हों, सॉफ्ट जो है वो टेक्सचर हो। अच्छा, लॉन जो है उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है आजकल, वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, वो ज़रा बताएं कि वो क्या ट्रेंड इन हुआ हुआ है? हाँ, वो ये है कि आप वो लॉन का एम्ब्रॉयडरी ड्रेस आप ईद पे भी पहन सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं कि आप पार्टी वेयर में और वैसे, और हाँ, वो सही, साहिबत है, उनके प्राइसेस भी हाँ, काफी ज्यादा होते हैं और अटैच लेसेस उसमें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, दुपट्टा इतना खूबसूरत होता है कि लेसेस ही लेसेस होती हैं उसमें। सही, तो वो एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा ट्रेंड है। एक कंफर्टेबल भी होती हैं लेडीज और उसे इजीली कैरी भी कर लेती हैं। इजीली कैरी भी कर लेती हैं। आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या आते हैं कि भाई मुझे जो है ना इस तरह का ड्रेस बनाना है ईद का, तो मैंने ये सारा कुछ करना है, तो वो जरा बताएं कुछ कि क्या डिमांड चल रही है आजकल क्लाइंट्स की? हाँ, मेरा कट लाइन पे ज्यादातर काम है, तो उन्हें होता है कि कट अच्छा हो, कट अच्छा हो। हाँ, कट अच्छा हो। हाँ, ये क्या बात है कि जो है ना आजकल ये कहते हैं कि ना कट के पैसे होते हैं कि भाई आपने जो टेलर है ना आपका, वो आपको उस तरह नहीं सी के दे सकता, लेकिन आप जो डिजाइनर वेयर लेते हैं ना उसमें आपके कट जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। उसके कहते हैं टेलर भी ये कहते हैं कि जी अगर हम इस तरह सिएंगे तो इसके पैसे डबल हो जाएंगे, तो ये एक अलग से कट है। बिल्कुल ऐसे है। और दूसरी बात, ये बहुत सारे टेलर्स को वो कटिंग आती भी नहीं है, नहीं आती, डिजाइनर्स को आती है, या हम रेडीमेड रेडी टू वेयर हम ड्रेसेस लेते हैं, प्री कुर्ते लेते हैं, तो उसका कट ही अलग होता है। कभी आप अपने टेलर को देंगे ना कि आप सेम एज इट इज ऐसा सी दे, हाँ, तो वो सी ही नहीं, वो पता है क्या करते हैं, वो शोल्डर की कटिंग मुझे नहीं आज तक समझ में आती कि डिजाइनर्स आप खुद हैं तो आप डेफिनेटली जरूर बताइएगा कि क्या राज क्या है। डिजाइनर वेयर जो है ना वो आपको ऐसे इस शेप में भी नहीं होगा, इस शेप में भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, पता नहीं इनकी कौन सी शेप होती है कि ये इतना इनका बड़ा जबरदस्त कट आता है। लेकिन नॉर्मली जो टेलर के पास आप जाते हैं ना तो टेलर या तो स्ट्रेट शर्ट होगी या फिर वो ऐसे करके शर्ट होगा और वो ऐसे करके, मतलब समझ नहीं आता उसके दामन जो है वो चौक जो है वो बाहर कहीं निकले हुए होंगे। जो ये तो हमारे ये सारा कुछ मार्केट्स में होते हैं, ये वही ट्रेडिशनल, वही जो यानी जब से उन्होंने सीखा उन्होंने वो एक स्ट्रेट शर्ट ही सीखी है, उसके आगे ना वो बढ़ना चाहते हैं ना वो सीखना चाहते हैं, उन्हें बस यही पता है कि एक शलवार कमीज बस इस तरह वही बस जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है वो उसी पे चले जा रहे हैं। क्रिएशन क्रिएटिविटी है ही नहीं उसके अंदर। वो मास्टर्स होते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि किस तरह का कट है, किस तरह का बनाना है, तो वो तो अलग ही होते हैं, वो डिजाइनर्स के पास ही होते हैं। हाँ, सही। अच्छा, मसला ये है कि ये जो हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं ना, ये क्रिएटिविटी वैसे तो जिंदगी के किसी भी काम में आप ये क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लेकिन जब स्पेशली कपड़ों की बात होती है ना तो आपको अपने दिमाग, जहाँ पे आप नॉर्मल एक टेलर जो दुकान पे बैठा हुआ है ना, वो अगर 2 घंटे सोचता होगा ना कि मैं इसका क्या डिज़ाइन बनाऊं, यूजुअली तो उनको बता ही दिया जाता है कि आपने ऐसे करना है। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ छोड़ के चले जाए कि भाई तुम्हारी जैसी मर्जी हो, इसका अच्छा सा डिजाइन बना देना, तो वो पूरी क्रिएशन लगाने के बाद, यानी पूरा दिमाग लगाने के बाद जो है वो उन्होंने गले पे एक बेल लगाई होती है, तावीज वाला गला होता है, और उसमें वो कहते हैं ये बाजी मैंने जो है ना महंगे वाले बटन लगा दिए। ये मैक्सिमम क्रिएशन होती है उनकी। उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने एक्सप्लोरेशन नहीं की होती। उन्होंने क्या किया होता है कि एक तो वो खुद भी अपनी उस शॉप से बाहर नहीं निकलते, दूसरा ये इशू होता है कि वो खुद भी जो है ना वो ना सोशल मीडिया देखते हैं, ना वो जो है वो कोई और चीज देखते हैं, और ना वो एक्सप्लोर करते हैं, ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना वो देखना चाहते हैं। ये वाली चीज भी अलग है। और दूसरी चीज ये है कि मेहनत नहीं करना चाहते। तो वो क्या होता है कि फिर बेचारे जो टेलर होते हैं ना वो फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हम तो आप लोगों को अच्छा बना के देते हैं लेकिन ऐसे हो नहीं पाता। बट समाओ जो डिजाइनर्स ही हमारे साथ में बैठे हुए, इनसे मैं पूछूंगी कि आप लोग कितना, क्या हर कट जब आप शर्ट्स बना रहे होते हैं, किसी का ऑर्डर बना रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है आप उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है वो मेजरमेंट लेते, सारा कुछ करते हैं, बट इसमें एक्सप्लोर करना कितना ज़रूरी है, आगे स्टडी करना कितना ज़रूरी है कि भाई क्या लुक चल रहा है, डिज़ाइनिंग में क्या नई जिद्दत आ गई है, क्या क्रिएटिविटी है, कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये है कि मेरे जितने भी डिज़ाइन होते हैं, मेरा एक मैं कट लाइन पर होता है, और वो पूरी रात मैं उसको सोचती हूँ, क्रिएट करती हूँ, और फिर मास्टर जी को बताती हूँ कि इस तरह इसमें ये डिज़ाइन बनेगा, इसमें ये। और आप वाली बात सही कह रही थी, अगर ये अपना माइंड भी अगर यूज़ कर लेना तो वो कुछ और ही सामने कुछ और ही, मतलब अगर आप डिज़ाइनर के पास जाते हो ना, अगर आपने उससे नॉर्मल मशवरा लिया ना तो आपको 6 मशवरे दे देंगे, अच्छा कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। लेकिन अगर आप टेलर के पास जा रहे हैं तो कहेंगे जी तावीज़ वाला गला बनाना है, वी वाला।
इस दफ़ा आप लोगों ने क्या सोचा? आप लोगों ने ले ली ईद की तैयारियां कर ली? हाँ, स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई है, सही। हाँ, आ रही है। उसमें कफ्तान आप बना सकते हैं ईद पे ना। अच्छा, ग्रेट। और हाँ, एक ये तो क्या स्टाइलिश है? भी लगता है। अच्छा, हाँ, सही। और ये है कि जो भी बॉडी टाइप है, यानी अगर बहुत स्लिम है उनको भी सूट करता है, और बहुत अगर बैगी हैं हाँ। तो उनको भी सूट करता है। ओके ओके उसमें, ओके, हाँ ओके, आई गॉट इट। वो ये वैसे स्टाइल बड़ा अच्छा है। अच्छा है। आपने क्या सोचा हुआ है भाई? अच्छा, मैंने यही सोचा है इस दफ़ा, क्योंकि गर्मी बहुत हो अगर गई। इस दफ़ा ईद के शो हाँ। पे आप जो हैं वो ईद वाले दिन आपने कुछ गरारा शरारा नहीं पहना, तो फिर आप देखिए आपने पहन के आना है। अब आपने कहा है ना ट्रेडिशनल, तो आपने यही करना है। नहीं, मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है सबा के शो में जाना हाँ। है और गरारा पहनना है। वो गरारा मैंने अलग पहनना से है, रखा बिल्कुल। हुआ है, आप अब बेफिक्र मैंने रहें। टीम रखनी है इन लोगों के साथ जो है ना कि ईद वाले दिन आप सबने गरारे पहन के आने हैं। बस अब मैंने यही करना है, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने शरारा पहना हुआ था और ये सारे जो है ना कह रहे थे अच्छा जी ये शरारा पहन के बैठी हैं। और आप लोग क्या पहन के आए हुए थे? साड़ी आप लोगों ने? लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी हाँ। मैंने, और बाकी हमारे साथ और भी हाँ गेस्ट थे भाई, लेकिन ये सब एक हुए हुए थे और मेरे ऊपर उन्होंने तोपों के रुख किए हुए थे। अब मैं आप सबको एक साथ अपने जैसे जो है ना वो मैंने कपड़े पहनवाने। अच्छा जी, चलिए ये बताएं कि अब स्टाइलिंग क्या इन है, मतलब अभी क्या इन है, मतलब आम आवाम जो है वो क्या बनाए, क्या क्या करे वो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं तो वैसे लॉन के कपड़े बनाऊँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग स्पेशल। बिल्कुल ऐसे ही सबा। लॉन में बहुत सारे हमारे पास जो है वेरिएशंस आ जाते हैं, उसमें जो है वो एम्ब्रॉयडरी भी आ जाती है, उसके अंदर जो है वो हम कलर्स का जो है वो सिलेक्शन अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा वही हमारी बात हुई है अभी गरारे की, वो बन सकते हैं उसके साथ हम लॉन में। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो लॉन के ऊपर डिजाइनिंग लगती है। सही। और कैमरिक हम यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ये होता है कि स्टफ उसका थोड़ा सा अच्छा भी होता है, हाँ। और ज़रा उस पर एक कहते हैं ना फॉल आ जाती है खूबसूरत सी। वो लॉन थोड़ा सा चिपक सी जाती है। अच्छा, ये जो चिपक वाले इन्होंने बात की ना कि लॉन चिपक जाती है, लॉन की शर्ट तो आप बना लें, नो इश्यूज, उसके ऊपर काम भी हुआ होता है, वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ट्राउजर ना लॉन का उतना सूट नहीं करता, तो क्या आप फिर उसके साथ हाँ कॉटन फिर कर सकते हैं? वो मिसमैच तो नहीं हो जाता कॉटन का उसके साथ? वो कलर आपको देखना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है लॉन की ड्रेसेस में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। या तो फिर आप कैसी भी शर्ट पहन रहे हो तो उसके साथ व्हाइट शलवार जो है वो आप वेयर कर सकते हैं, और व्हाइट इनफैक्ट फर्शी शलवार है या क्यूल्ट है या कोई भी चीज है तो वो आप फिर अब वो वेयर कर सकते हैं। ये इशू होता है ना। लेकिन देखिए अभी जैसे मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, मेरी जो शर्ट है वो लॉन की है, सही है, और जो मेरा ट्राउजर है वो कैमरिक का है। हाँ, तो ये देखे ना ये अच्छा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो ये फर्स्ट वॉश में ही जो है वो आपको पता है कि इसकी ये शक्ल नहीं आती है। हाँ। ये मैं पहले एक दफा पहन चुकी हूँ, मैंने सेकंड टाइम पहना है। तो इस पे जो ये कैमरिक है तो वो एक कॉटन है, तो उस पे हल्की सी जो क्लफ कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, क्लब। हाँ। तो वो इसके ऊपर होती है ना, तो उससे एक बड़ी खूबसूरत सी एक शेप आ रहा होता है। हमारा जो एक्चुअल कट होता है ना वो खराब नहीं होता, एक्चुअल कट। और दूसरी चीज़ ये मेकअप का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर हम गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में किस तरह का मेकअप यूज़ करना चाहिए। जैसे ईद पे हम किस तरह का मेकअप करें ना कपड़ों के हिसाब से। तो पूरा जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो बाहर ममालिक हैं वहाँ पे पूरा कंप्लीट उनका मेकअप हुआ होता है, लेकिन वो शेड्स इतने लाइट होते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल है, इन्होंने तो मेकअप ही नहीं किया। ये मेकअप की जो बात इन्होंने छेड़ दी ना, मेकअप के हवाले से तो मैं कहूँगी कि जो नो मेकअप है ना वो लॉट ऑफ मेकअप। बिल्कुल, मतलब जो आप कहते हैं ना कि आपका नो लुक मेकअप, उसके अंदर बहुत ज्यादा मेकअप लगा हुआ होता है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज बैलेंस करनी होती है, कुछ दिखाना भी नहीं है, मतलब विजिबल भी नहीं करना, लेकिन आपने वो नो मेकअप लुक जो है ना उसके अंदर एक्सट्रीम मेकअप होता है। और वो फिर आपने उसकी लिपस्टिक जो है वो भी आप थोड़ा सा कम कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं हम उसको। गर्मियों में ना सबसे ज्यादा जो जैसे आपने कलर वेयर किया हुआ है या ब्लैक है, ब्लैक तो इस तरह का कलर होता है कि आप गर्मी सर्दी लोग इसको यूज करते हैं। अब इनफैक्ट अगर कोई शादी है, कोई इवेंट है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर गर्मियों में भी लोगों ने जो है वो ब्लैक साड़ियाँ पहनी होती हैं, और वो स्लीवलेस, हाँ वो स्लीवलेस उस तरह से पहने होते हैं, वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा इवेंट जैसे कि हम सुबह में अगर हम कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं या हमारी कोई सुबह की जो है ना वो हमारी दावत है कुछ है, तो उसके हिसाब से हमने लाइट कलर्स। अब जैसे अगर शाम की बात हो रही है, अब गर्मियों में शाम है, शाम में हमें गैदरिंग्स में जाना है, हमारी दावत है, हमने अपने घर में कोई गेट टुगेदर रखा हुआ है, तो जैसे अगर हम बात करें तो ब्राइट पिंक हो गया, शॉकिंग पिंक, वो शाम में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब पर्पल हो गया, वो शाम में अच्छा लगता है। ब्लू हमारा वो भी 12 महीने का कलर है। आउटडोर में भी पिंक शाम में बड़ा प्यारा लगता है अगर आप उसके ऊपर पिंक पहन के जा रहे हैं। वो बड़ा मतलब हम तीनों जो है ना अभी इमेजिन कर रहे हैं बाहर आउटडोर कुछ ऐसा कुछ, दो दरिया है और दो दरिया है, लेसेस और वो गोटा जो होता था 70s में, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है।
पहले बिल्कुल आउट हो गया था, बट ये है कि फिर आप गोटा किनारे ये गोटा use किनारे, करें, हाँ सही सही वो सही, अच्छा लगता अभी है। वापस आ गई है ना गोटा किनारी और सारी चीजें वापस आ गई हैं। बेसिकली कोई बेल होती है, उसका नाम होता है, वो ऐसे लंबी लंबी सी बल्कि होती अच्छा है। आइडिया दिया, अम्मी तो की जो वो- बेलें रखी हुई हैं अभी वो मैंने ना वो use हो किसी- हाँ जाएंगी। वो यूज हो जाएंगी, वो अम्मी की जो बेलें हैं ना वो डब्बा जो है क्वालिटी मेरे अब जहन में आ है गया वो भी किधर वो है। क्वालिटी हाँ, अगर पुरानी आप बेलें निकाल के और आप नए शॉप पे जाए ना तो वो क्वालिटी भी नहीं है, वो कलर्स नहीं है, वो आप देखेंगे ना दोनों को बैलेंस रख के, तो वो जो नई बेलें हैं वो डल हो रही होंगी और जो पुरानी है वो अच्छी शाइन कर रही होंगी। हाँ। तो वो बल्कि मेरे पास भी ऐसा ही, मैं बल्कि आपके उस पे शो पे सूट जो पहन के आई थी वो मेरी अम्मी की पुरानी बेल हाँ, वही बड़ी जो प्यारी मैंने वो लगी उस थी। पे हाँ, लगा के लगा और के, गेंदा हाँ। के दुपट्टे वो पे हम वो जिक्र भी कर रहे थे कि हाँ, ये पुरानी बिल्कुल। बेलें जब वापस आ गई, बस ठीक है फिर एक सूट तो मैंने भी ये ऐसी दुपट्टा बनाना। भी जो है ना ये सूट का नहीं है, ये मेरी अम्मी के 10 साल पुराने सूट का है। अरे वाह भाई, सबकी अम्मियां जो है काम आ रही हैं, वाह भाई सारी अम्मियां जो है वो ऐसे सारे ही जितने भी हाँ, बक्से में जीती कपड़े रहे। रखे हुए हैं, वो बस निकलने वाले हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे शो पर आए और आज हमने इतनी ज़बरदस्त बातें की। तो जनाब जब बात हो रही थी ना कपड़ों की, डिज़ाइनिंग की, फैशन की, उसके बाद फिर हम लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल है कि हम लोग रुक जाए, लेकिन शो का टाइम हो गया एंड अप। तो आपने आज के शो का फीडबैक ज़रूर देना है और बताना है कि आज का शो आपको कैसे लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा सा वीकेंड गुजारिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।